एवरीवन, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैडम कब आप शुरू करोगे वन शॉट को। फिर से एक चैप्टर तो आपने ले लिया, बाकी का क्या? तो बाकी के चैप्टर्स भी धीरे धीरे करके आएंगे। अभी आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ऑफिस कहाँ पर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या सीन है, फंक्शंस क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी। नॉट कंप्लीट में मॉनिटरी पॉलिसी यहाँ नहीं डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा बस आपको आइडिया दूंगी फंक्शंस को ही लगाकर, ठीक है। देन सब्सिडरीज के बारे में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें हम लोग अपनी आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं काफी डेप्थ में, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू आरबीआई वो आज के आज समाप्त हो जाए। आप समझ सको कि आरबीआई का होना हमारे देश में इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, ठीक है। सो दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें हम लोग अपनी आज की इस सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली आप लोगों को क्या हो जाएगा, कंप्लीट आरबीआई आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होना क्यों जरूरी था। देखो, अगर मैं आपसे कहूं हमारे देश में बैंक्स जो हैं इनकी शुरुआत अगर हम लोग फॉर्मल तौर पर करते हैं तो इनकी शुरुआत फॉर्मली तो यार 1770 से हो ही गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ में, है ना। 1770 से हमारे देश में जो बैंक्स थे इनका आगमन हो गया था और बैंक ऑफ हिंदुस्तान से ये शुरुआत होती है, ठीक है। अब धीमे धीमे हमारे देश के अंदर काफी बैंक्स खुल रहे थे। उस वक्त में क्या कोई ऐसा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आज के समय में क्या रोल है, हमारे देश के बाकी सभी बैंकों को गाइड करना, उनको रेगुलेट करना। पर ये अभी तो आया नहीं है, तो 1934 का ही आया हुआ है, ऐसा बहुत पुराना नहीं है। तो सन 1770 का क्या सीन था, उस टाइम पर तो यार बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। जब जस्ट अभी बैंक की शुरुआत ही हुई है तो उस टाइम पर ऐसा तो है नहीं कि आते ही एक सेंट्रल बैंक बना दिया गया, तब इतना आइडिया नहीं था, बस नॉर्मली थोड़े थोड़े बैंक शुरू किए जा रहे थे। तो 1770 से बैंक्स की शुरुआत होती है, धीमे 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 चीजें प्रोग्रेस करती हैं। प्रोग्रेस करते 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 एक ऐसा वक्त आ जाता है जब हमारे देश में कुछ आप कह लो 1920 के बाद से 600 से ज्यादा बैंक्स खुल चुके थे। 600 से ज्यादा बैंक्स एक देश के अंदर खुल जाना उस वक्त में बड़ी बात थी, तब तो हमारा देश आजाद भी नहीं था, खैर। तो उस वक्त में इतने सारे बैंक्स का खुल जाना ये अपने में एक बड़ी बात थी कि कितने सारे बैंक्स हो रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बैंक्स खोले जा रहे थे ये प्योरली बैंकिंग का काम करना, समझना, मैनेजमेंट रखना, अपने काम को सही तरीके से करना, ये लैक करता था। क्यों लैक करता था, आप सोचो ना कि आपको कह दिया जाए, आपको लगा कि मुझे ये बिजनेस करना है, आप एकदम से आंख बंद करके गए चलो मैं ये बिजनेस कर लेता हूं, मुझे ये बिजनेस करना है, ओके वेल एंड गुड, आपने वो बिजनेस पकड़ लिया, आपने वो बिजनेस करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है इसको चलाना कैसे है। अगर आपको पता नहीं है तो आप कब तक उसको कैरी ऑन करोगे, जब तक आपको गाइडेंस ना मिले कि इस बिजनेस में आपको क्या करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे अच्छा काम कर सकते हो, तभी तो कर पाओगे। अगर ये सारी गाइडेंस आपको कभी मिल ही नहीं रही है तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, सिंपल एज दैट। तो नहीं कर पाते थे बहुत सारे लोग। अब यहाँ पर फिर एक समस्या आ रही है, फिर क्या समस्या आ रही है, यहाँ पर जो फिर से एक समस्या आ रही है वो ये है कि बहुत सारे बैंक्स खुलते जा रहे थे, खुलते जा रहे थे, खुलते जा रहे थे, तो एक कमिटी का निर्माण किया जाता है एंड दिस कमिटी वाज हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन। एक कमिटी का निर्माण होता है और इस कमिटी का नाम रहता है हिल्टन यंग, या फिर इसी को एक और भी नाम दे देते हैं विच इज रॉयल कमीशन, ठीक है। तो बेटा ये जो कमिटी खुलती है हिल्टन यंग कमीशन या फिर ये जो कमिटी बनाई जाती है हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन, इनसे बोला जाता है कि आप बताओ भारत का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, भारत के बैंकिंग सिस्टम कैसी है। इन्होंने पूरे भारत की बैंकिंग सिस्टम को देखा और फिर इन्होंने कहा कि यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके देश की। इनसे पूछा गया क्या समस्या है, इन्होंने कहा कि आपकी पूरी कंट्री में बहुत सारे बैंक्स हैं, मतलब आप सोचो कि बहुत सारे बैंक्स हैं, इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है, बैंक्स बहुत सारे हैं, पर इनको अपना बिजनेस स्ट्रक्चरली करना नहीं आता है। यानी इनसे कोई कहे कि आप अपना बिजनेस करो स्ट्रक्चरली बिल्कुल सही तरीके से, तो ये नहीं कर पाएंगे, इनको नहीं पता अपना बिजनेस कैसे करना है। तो बोला गया कि अगर नहीं पता है तो कैसे चल रहे हैं, इन्होंने कहा चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी ऊंच नीच होती है तो आपके देश के बैंक्स नहीं बचेंगे। अगर कोई भी ऊंच नीच होती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो आपके देश में जो बैंक्स खुले इनका बचना बहुत मुश्किल होगा। इनकी इस बात को जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। पूछा गया कि आप बताओ आपका सजेशन क्या है, इन्होंने कहा सीधा सा एक सजेशन है आप सभी के लिए। तो इन्होंने सजेशन के तौर पर क्या बताया, सजेशन में इन्होंने बता दिया कि भाई देखो आपके देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया, ठीक है।
तो इन्होंने क्या कहा कि भाई देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया और इस बैंक का नाम होना चाहिए आरबीआई। ठीक है, सो नेम्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो आपके देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए और इस सेंट्रल बैंक का नाम होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोला चलो हम बना दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पर इसका काम क्या होगा? तो इन्होंने इसके फंक्शंस के बारे में कुछ बताया। इन्होंने कहा कि देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य तौर पर दो फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य तौर पर दो फंक्शंस होने चाहिए। इनसे पूछा गया क्या दो फंक्शंस होने चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि सबसे पहला कि ये लाइसेंस करे बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स का। ठीक है, तो ये जो है लाइसेंस ग्रांट करे और बैंकिंग इंडस्ट्री का रेगुलेशन करे। ठीक है, लाइसेंस ग्रांट एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इन्होंने क्या कहा कि दो चीजें होनी चाहिए इसमें। सबसे पहला है कि भाई इन्हें लाइसेंस ग्रांट करना चाहिए और रेगुलेशन करना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री का। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री को बढ़िया रेगुलेट करने को दो, एक अपने देश में संस्था खोलो आरबीआई, इसका काम होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहिए और आपके देश में बैंक्स का रेगुलेशन करे, बैंक्स को लाइसेंस दे। दूसरा इसका काम क्या इन्होंने बोला, दूसरा कहा कि आपके देश में करेंसी को इशू करे, कि आपके देश में कितनी नोट छपनी चाहिए, कितनी मार्केट में जानी चाहिए, ये सारे काम आप इसको दे दो। तो इनका ये सजेशन आया हिल्टन यंग कमीशन का कि आपके देश में एक इंस्टीट्यूट होनी चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य दो काम होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि लाइसेंस को ग्रांट करे और रेगुलेशन करे बैंकिंग इंडस्ट्री की, और दूसरा होना चाहिए कि ये करेंसी को इशू करे। अब इन्होंने ये बात बोली, जब इन्होंने ये बात बोली ठीक है, वेल एंड गुड, इन्होंने इस बात को 1926 के लगभग बोल दिया, चलो ठीक है हो गया। उस टाइम पर इनकी बात को बहुत सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन फिर 1929-30 का दौर आता है और जब ये 1929-30 का दौर आता है तो एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आता है पूरे विश्व पे। पूरे विश्व में जो ये आता है ग्रेट डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें बर्बाद होती हैं। हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स, इतने जो बैंक्स खुल गए थे 600 से ज्यादा, बहुत सारे बैंक्स थे जो उस टाइम पर बर्बाद हो गए। जब इतने सारे बैंक्स बर्बाद हो गए तब इस बात की रियलाइजेशन हुई कि शायद इन्होंने जो कहा था सही कहा था। अगर हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक होता और अगर वो ये काम करता कि हमारे देश के बैंक्स को सही से चला रहा होता, सही से देख रहा होता, उनको लाइसेंसिंग करता, उनको गाइड करता, तो शायद ये जो 600 बैंक्स में से बहुत सारे बैंक बर्बाद हो गए या बंद होने के कगार पर हैं, ऐसा ना होता, ये बच सकते थे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए फाइनली 1934 में एक एक्ट पास किया जाता है। फिर क्या होता है, फिर हमारे देश के अंदर 1934 में एक एक्ट पास होता है और 1935 में हमारे देश में आरबीआई नामक एक संस्था को बना दिया जाता है। तो 1934 में एक्ट पास कर दिया गया और 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश कर दिया गया अपने देश में। फिर हमारे देश में आरबीआई एस्टैब्लिश होके अब आरबीआई भी अपना काम कर रही है, अब आरबीआई भी हमारे देश में आ चुकी थी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क कि भाई 1934 में एक्ट पास हो गया और 1935 में फर्दर आरबीआई एस्टैब्लिश होके ये भी अपने काम को करने लग गई। ठीक है, अब आरबीआई की इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरिकली इसका जो हमारे देश में बनी है, कैसे बनी है, क्या बनी है, वो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ी और बातें इसी क्रम में हम लोग अगर करें तो देखो, एस्टैब्लिशमेंट, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926। तो इस कमिटी के कहने पर आरबीआई का निर्माण किया गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कुछ इससे जुड़ी हुई बातें हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। तो क्या क्या जुड़ी हुई बातें हैं, सबसे पहला है कि भाई आरबीआई का जो एक्ट है ये है 1934 का ईयर का। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की गई है ये की गई है 1935 की। तो ये जो एस्टैब्लिश हुआ है 1935 में हुआ है। इसको कब नेशनलाइज किया गया है, इसकी जो नेशनलाइजेशन की गई है ये की गई है 1949 में। तो इन द ईयर 1949 आरबीआई को क्या कर दिया गया था, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, जो इनका इनिशियली जब शुरू में, अच्छा नेशनलाइज करने का क्या मतलब है, देखो क्या है, जब आरबीआई शुरू में बनाई गई तो आरबीआई में जो पैसे लगाए गए थे दिस वाज 5 करोड़। आरबीआई को बनाने में 5 करोड़ रुपए लगाए गए थे। इस 5 करोड़ में से जो ज्यादा पैसे लगे थे, आप मान के चलो कि लगभग केवल 22 लाख थे जो सरकार ने लगाए, सिर्फ इतने ही लगाए, और बाकी के जो 4.78 करोड़ अराउंड थे ये उस वक्त जो प्राइवेट ओनर्स वगैरह थे उन्होंने लगाए थे। अब आप सोचो, जो ज्यादा पैसे लगाता है ऑर्गेनाइजेशन तो उसी की कहलाती है ना। तो जब आरबीआई को शुरू में बनाया गया था तो ज्यादातर पैसे तो प्राइवेट वालों ने लगाए थे,
जब प्राइवेट वालों ने ज्यादा पैसे लगाए थे तो प्राइवेट वालों की ही ये संस्था थी, यानी कि उस वक्त जब ये बनाई गई थी तब चूंकि प्राइवेट ओनर्स ने ज्यादा पैसे लगाए थे तो एक प्राइवेट संस्था की तरह काम कर रही थी। ठीक है, अब आप अपने देश में एक सेंट्रल बैंक बना रहे हो, सेंट्रल बैंक को आप प्राइवेटाइज कर दे रहे हो, तो फिर वो मकसद क्या अचीव करेगी? क्योंकि किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसी का ही तो काम होता है उस पूरे देश में हर चीज का रेगुलेशन करना, सही से चलाना, उसी का ही तो मेन काम हो जाता है। तो ये सेंट्रल बैंक क्या ही काम कर पाती? फिर तो कर नहीं पाती। अब एक चैलेंज आता है सामने। क्या चैलेंज आता है? चैलेंज ये आता है कि इसको किस तरीके से सरकारी बनाया जाए। तो सरकार ने इसके थोड़े थोड़े शेयर्स को ट्रांसफर करके अपने नाम करने शुरू कर लिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उन्होंने शुरू करी। 1948 के एंड में दिसंबर तक उन्होंने आरबीआई के सारे शेयर्स खरीद लिए थे और इसको पूरी तरह से, इसमें जो शेयर थे वो सरकारी थे। 1949 1 जनवरी को सरकार ने इसको कर दिया नेशनलाइज। नेशनलाइज का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे शेयर्स को खरीद कर उसे सरकारी बना देना, दैट इज ओनली नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने 1949 में क्या कर दिया? इस ऑर्गेनाइजेशन को नेशनलाइज कर दिया। जो इनका हेड ऑफिस था इनिशियल लेवल पर ये था कोलकाता में। तो इनिशियली जो इनका हेड ऑफिस था ये कोलकाता में था। बाद में इनका जो हेड ऑफिस है ये इन्होंने मूव कर दिया मुंबई में। किस ईयर में? 1937 में मुंबई में मूव हो गई है। आज के समय में जो हेड ऑफिस है ये मुंबई में ही है। तो 1935 से 37 के बीच में जो हेड ऑफिस था इट वाज इन कोलकाता, लेकिन 37 के बाद से अभी तक की हम बात करें तो इट इज इन मुंबई। व्हाट इज हेड ऑफिस? हेड ऑफिस का मतलब है वो ऑफिस जहां पे सबसे मुख्य जो ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं और सबसे मुख्य पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हेड ऑफिस। तो यहां तक की बात हमने आरबीआई के बारे में कर ली कि हिल्टन यंग कमीशन के कहने पे बनाया गया है। कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। बनाया गया है 34 में, इसका एक्ट आया, स्टैब्लिश हुआ है 35 में, नेशनलाइज हुआ है 1949 में। हेड ऑफिस था इनका पहले कोलकाता में, बाद में मूव कर दिया गया मुंबई में सिंस द ईयर 1937। ठीक है, ओके। नाउ अब आरबीआई का प्रियम्बल, हालांकि अभी तक एग्जामिनेशन में एक भी बार आरबीआई के प्रियम्बल से कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाता है तो आरबीआई के प्रियम्बल में क्या चीजें लिखी हुई हैं देखो। जो प्रियम्बल है वो बताता है आरबीआई को बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहां क्या लिखा हुआ है? इसको बनाने का सबसे बड़ा मोटिव था कि जो बैंक नोट्स हमारे देश में इशू किए जा रहे हैं इनका रेगुलेशन हो और साथ ही साथ में एक रिजर्व रहे ताकि अपने देश में मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि हमारे देश में जो आरबीआई है वो नोट को छापे और अपने पास में इतना रिजर्व करके रखे कि कल को कोई भी परेशानी हो तो हम लोग उससे निकल सकें। आरबीआई का ये कोर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे देश में जो भी एक करेंसी और क्रेडिट सिस्टम है ये भी अपने तौर तरीके से चलाए। कह लो आप लोग जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो यही हो जाता है कि भाई अपने देश में जो आरबीआई है मॉनेटरी स्टेबिलिटी को देखे, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को पूरी तरह से अपने एंड से क्या करे, कंट्रोल करे। दिस इज द कोर ऑफ आरबीआई और दिस इज द प्रियम्बल ऑफ आरबीआई एक्ट, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, होपफुली यहां तक की आप लोगों की ये पूरी क्लैरिटी होगी। अब इसके नीचे जो लिखा है वो लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। तो मॉनेटरी पॉलिसी हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग कभी कुछ दिनों के बाद कर लेंगे। क्या होता है ये, जहां पे डिस्कस करेंगे वहां के इसके ऑब्जेक्टिव एंड एवरीथिंग आप वहीं पर इसको पा जाओगे। ठीक है, चलो खैर, अब अगर हम बात करते हैं आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, मैडम व्हाट इज दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? क्या होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब हो जाता है वो लोग जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है आरबीआई में ताकि ये लोग आरबीआई के मतलब आरबीआई के जो भी फंक्शंस हैं उसको कैरी ऑन कर सकें। इन जनरल अगर मैं कहूं कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट कौन सी होती है, अगर मैं बोलूं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट है ये कौन सी है, तो आप कहोगे जो सबसे हायर पोस्ट होती है वो चेयरमैन है, एमडी है, सीईओ है, ये बोलते हो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई इट इज नॉट चेयरमैन, एमडी, सीईओ। तब ये क्या हो जाती है? तब ये हो जाती है आप लोगों की, हाँ, जब हम लोग आरबीआई के बारे में बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पोस्ट है दिस इज ऑफ गवर्नर। तो आरबीआई में जो हाईएस्ट पोस्ट पर आपको देखने में मिलेंगे वो गवर्नर होते हैं। गवर्नर के बाद जो फिर नेक्स्ट पोस्ट हो जाती है वो हो जाती है डिप्यूटी गवर्नर्स की। तो इट इज नॉट लाइक सेम कि आरबीआई के अंदर कोई चेयरमैन, एमडी, सीईओ, ये सीन नहीं है। आरबीआई के अंदर हाईएस्ट पोस्ट पर आपके हो जाएंगे गवर्नर, सबसे उच्च होते हैं। और गवर्नर के बाद जो नेक्स्ट हो जाते हैं ये होते हैं डिप्यूटी गवर्नर, जो मतलब आरबीआई में सेकेंड नेक्स्ट पोस्ट पर होते हैं। तो आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। ये आरबीआई के ऑफिशियल सदस्य हैं। ठीक है, खैर, सो नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, आरबीआई के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये वो हैं जो आरबीआई की सबसे मुख्य पॉलिसीज को बना रहे हैं, जो सबसे अहम पॉलिसीज को बनाने का काम कर रहे हैं, ये आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है,
सॉरी, वेरी सॉरी। तो इनका काम होता है कि भाई अपनी एक बारी मीटिंग सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहां पे तो करते हैं। इनका काम होता है कि जो भी इनका रेगुलर इंटरवल है उस इंटरवल पर बैठक ही करें। बैठक में डिस्कशन होती है कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आरबीआई के कोर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कैसे पॉलिसीज को फ्रेम करना है, कैसे हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, ये सब कुछ। तो ये इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब देखो बेटा, आरबीआई की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं कि दीज आर ऑफिशियल, मतलब ये जो डायरेक्टर्स हैं ये ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर नॉन ऑफिशियल। तो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि दीज आर नॉन ऑफिशियल। ओके, तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स में कौन कौन आ जाते हैं? ऑफिशियल डायरेक्टर्स में हो जाते हैं आपके एक गवर्नर, ठीक है, और चार हो जाते हैं आपके डिप्टी गवर्नर। ये लोग कौन है? ये लोग ऑफिशियल डायरेक्टर्स में है। इन सबको आप जोड़ लो तो 5 सदस्य हो जाते हैं। ऑफिशियल का मतलब है जो लोग ऑफिस में बैठक ही कर रहे हैं। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देखो आरबीआई किसकी संस्था है? सरकार की। तो आरबीआई के जो सबसे अहम और सबसे अहम फैसले हैं उसको सरकार ही लेगी, क्योंकि इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सरकार इनके सबसे अहम फैसलों को ले रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आरबीआई के ऑफिशियल डायरेक्टर्स में तो आपने देखे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग ऑफिशियल है, ये एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर है। इसके अलावा कुछ इनके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं ना। हु आर दीज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स? किनको हम नॉन ऑफिशियल कहेंगे? देखो नॉन ऑफिशियल में कौन कौन हो जाते हैं, इनको एक एक करके हम समझे। तो सबसे पहले 10 सदस्य होते हैं जिनको भारत सरकार बाहर से कहीं से अपॉइंट करके लाती है। ठीक है, सो दीज आर द 10 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 10 सदस्य होते हैं जिनको भारत सरकार कहीं बाहर से, चूंकि ये पूरा आरबीआई तो सरकार का ही है ना, तो इन सदस्यों का चयन भी भारत सरकार करती है। तो ये 10 सदस्य होते हैं जिनको भारत सरकार कहीं बाहर से चुनकर लाती है, जिनका अपना अपना एक्सपर्टीज हो। मतलब कि ये आरबीआई के सदस्य नहीं है, ये आरबीआई से बाहर के हैं। जैसे हो सकता है कि कोई सेबी का हो, आनंद महिंद्रा बहुत फेमस है, महिंद्रा कंपनी के मालिक, वो भी इस बोर्ड में है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें कुछ ऐसे लोगों को लेकर के आ जाता है जो आरबीआई की नहीं होते हैं, आरबीआई के बाहर के होते हैं, पर उनकी एक्सपर्टीज होती है, उनको इकोनॉमी की नॉलेज होती है। तो ऐसे 10 सदस्य को अलग अलग सेक्टर से सरकार चुन करके लाती है, वो लोग इसमें होते हैं। फिर से क्या होता है, फिर से 4 लोग होते हैं जो यहाँ के लोकल बोर्ड के होते हैं। लोकल बोर्ड की अभी हम बस डिस्कशन करते हैं। 4 मेंबर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड। तो 4 सदस्य यहाँ के लोकल बोर्ड के हो जाते हैं। और इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। ये जो 10 सदस्य हैं ये तो बाहर कहीं के हैं, जिनको सरकार चुनकर ला रही है उनके एक्सपर्टीज देखकर। 4 आरबीआई के लोकल बोर्ड के हैं और 2 सदस्य हैं जो सरकार अपनी तरफ से भेजी, यानी ये सरकारी ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये कुल हो जाते हैं, अगर आप इनको जोड़ो 10 4 14 और 2 16, ये कितने हो गए? ये हो गए 16। अब हम इनको जोड़ दें, 5 + 16, ये कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे 21। ठीक है, तो जो टोटल मेंबर्स हैं ये 21 हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन है बेटा। जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल का मतलब है वो जो आरबीआई की ऑफिस में सिटिंग करते हैं, जो आरबीआई के ऑफिस में होते हैं, ये ऑफिशियल में होते हैं। तो ये जब तक ऑफिस में अपने ऑफिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं तब तक वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे। और ये वो लोग हैं जो आरबीआई के हेड ऑफिस में सिटिंग नहीं है, लेकिन इनको चुन करके लाया गया है। इनको 4 साल के लिए चुनते हैं और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इनका चयन कौन करेगा? सरकार। क्यों? क्योंकि आरबीआई इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो सरकार ही तो करेगी, है ना। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके सेंट्रल बोर्ड में जो है एक आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे, 4 डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे, 10 डायरेक्टर्स सरकार नॉमिनेट करेगी, 10 ये हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल 2 हो जाते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं लोकल बोर्ड से 4। अब आपको लगता होगा मैडम ये लोकल बोर्ड का क्या मसला है, वो भी बता दो। तो अब हमारी हाँ, जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं ये 4 साल के लिए होते हैं। जो गवर्नर है ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं आरबीआई के, और सेंट्रल बोर्ड जो इनका जनरल सुपरिंटेंडेंस या फिर आरबीआई के मेन मुद्दे होते हैं उनको देखने का काम करती है। अब आपको लगता होगा मैडम लोकल बोर्ड क्या है ना। तो लोकल बोर्ड की अगर हम यहाँ डिस्कशन कर लें, देखो आरबीआई में 4 लोकल बोर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे अपने देश को देखो, आप सोचो कि एक आरबीआई,
इसकी हेड ऑफिस है मुंबई में, और ये एक आरबीआई क्या हमारे पूरे देश को अपनी जगह से बैठे बैठे कर सकता है कंट्रोल? इसकी एक ऑफिस हो, हेड ऑफिस, और पूरे देश की जो भी अफेयर्स चल रहे हैं क्या ये अपने वहां से बैठे बैठे कर सकता है कंट्रोल? नहीं कर पाएगा। क्यों? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आरबीआई को इसके लिए असिस्टेंस चाहिए होगी जो आरबीआई की मदद कर सके। अब ये जो आरबीआई को असिस्टेंस चाहिए होगी कि लोग इनकी मदद कर सके, ये असिस्टेंस के रूप में कौन हो सकता है? इस असिस्टेंस के रूप में आप समझो कि आरबीआई अपने कुछ ऑफिसेस खोलता है। तो पहले तो अलग अलग जोन में खोल लेता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके, ठीक है। तो एक ऑफिस इन्होंने नॉर्थ में खोल दी, साउथ में खोल दी, ईस्ट में खोल दी, वेस्ट में खोल दी, ऐसे इन्होंने एक एक ऑफिस खोल दी। ये जोनल ऑफिसेज हो गई इनकी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, ऐसे इनके 4 लोकल बोर्ड्स हो जाते हैं जो अलग अलग जोन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और एक लोकल, देखो कहाँ कहाँ पर होता है, एक इनका लोकल बोर्ड बैठाया जाता है मुंबई में, एक होता है कलकत्ता में, एक होता है नई दिल्ली में, एक होता है चेन्नई में। तो ऐसे इन्होंने एक एक लोकल बोर्ड अपना सेटअप कर दिया। क्यों? ताकि ये उस जोन के मुद्दों को देखें, वहां पे अपनी राय दें, और आरबीआई फिर अपनी पॉलिसीज वगैरह बना सके। क्योंकि एक जगह से बैठे बैठे तो सारे काम करने पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग जगह से आरबीआई बैठ के इन चीजों को देख रहा होता है, ठीक है। जो भी लोकल बोर्ड है, मतलब आरबीआई ने जो ये लोकल बोर्ड को सेट किया अलग अलग रीजन में, इस हर एक लोकल बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। सभी लोकल बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। इनको आरबीआई अपॉइंट करती है 4-4 साल के लिए, ठीक है। क्यों इनको अपॉइंट किया जाता है? इनका मसला क्या होता है, अपॉइंट ही क्यों होते हैं? तो ये आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ताकि ये आरबीआई को बैंकिंग मुद्दों पर बता सकें, सलाह दे सकें कि क्या क्या रीजनल बैंकिंग इशू हैं और इनको कैसे कैसे इनको जो है टैकल करना है इन बैंकिंग इशू को। फिर कोऑपरेटिव बैंकिंग पे सलाह देते हैं, जो भी हमारे देश की बैंकिंग मैटर्स है उस पे अपनी सलाह देते हैं, और लोकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, मतलब कि ये जो बोर्ड है वो इन मसलों पर इन मुद्दों पर अपना क्या देती है, अपनी सलाह को देती है, ठीक है। इस लोकल बोर्ड में से ही एक एक सदस्य को चुनते हैं, और यही इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो हम देख रहे हैं ना 4 सदस्य, तो ये लोकल बोर्ड से, हर एक लोकल बोर्ड से जो 4 लोकल बोर्ड हैं उसमें से जो 5-5 सदस्य हैं ना हर लोकल बोर्ड के, उसके एक एक लोगों को उठा के और यहाँ पर चुना जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गई और ये इनकी लोकल बोर्ड हो गई। लोकल बोर्ड का काम क्या होता है ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अब हम इसी के हिसाब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और बातों को करते हैं। यहाँ हम समझेंगे आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई का जो फंक्शन है ये क्या है, आरबीआई काम क्यों करता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, फंक्शन जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपके एग्जामिनेशन में फंक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। फंक्शन का मतलब हो गया काम। भाई अगर दुनिया में किसी चीज को बनाया जा रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होता ही है। आरबीआई का भी अपना कुछ ना कुछ काम होता है, आरबीआई भी अपने काम करेगा। ओके, ओके, तो अब इसके फंक्शंस को समझेंगे कि भाई अगर दुनिया में कोई चीज आई है तो कुछ ना कुछ तो उसका काम होगा। क्या काम होगा उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो आरबीआई के पास में होता है मॉनेटरी अथॉरिटी। अब आप एक बात सोचो, सपोज करो कि हमारे देश में हमें पता है गरीबी है, परेशानियां हैं। अब इतनी गरीबी और ये जो इतनी सारी परेशानियां हैं, इसे दूर करने के लिए अगर मान लो आरबीआई और सरकार सभी के घर में 10-10 करोड़ रुपए फेंक दे छाप के, तुम भी ले जाओ तुम भी ले जाओ, तो सभी के पास में 10-10 करोड़ रुपए आ गए, गरीबी तो खत्म हो जानी चाहिए, हमें ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। आप सोचो अगर हम सभी के पास में 10-10 करोड़ आ जाते हैं तो क्या उस 10 करोड़ की कोई वैल्यू रह जाएगी? मुझे तो नहीं लगता है। अगर ऐसा कभी भी होता है कि हम लोगों के पास में 10-10 करोड़ रुपए आ गए तो हाँ भाई, तो सपोज करो कि सभी के घर में ये गरीबी को जड़ से नष्ट कर दिया जाए, सभी के घर में 10-10 करोड़ रुपए फेंक दो, ठीक है भाई। सभी के घर में 10-10 करोड़ रुपए फेंक दिए गए। अब क्या, जब ये 10-10 करोड़ रुपए सभी के घर में फेंक दिए गए तो उससे क्या हो जाएगा? क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भाई 10 करोड़ आपने फेंका और यहाँ पे जो गरीबी थी वो एकदम जड़ से नष्ट हो गई, खत्म हो गई? इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसा तो होना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे गरीबी जड़ से खत्म नहीं होगी। क्यों? अगर सभी के पास में 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास में, आपके पास में, जो लोग कल को मांग रहे थे खड़े होके भीख भीख, उनके भी पास में है, तो उस 10 करोड़ की कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। आप ऐसे समझो हमारे देश में हमारी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। इसलिए ये तो कभी नहीं किया जाएगा कि आप पैसे जो है छाप छाप के भेजते चलो। रैदर देन क्या किया जा सकता है, रैदर देन एक जो चीज हो सकती है वो ये हो सकती है कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इस बात को तय करता है कि मार्केट में कितना मनी है और मार्केट में मनी कितना भेजना चाहिए।
अब कितने पैसे मार्केट में भेजने चाहिए, कितने हैं, कितने निकाल लेना चाहिए, इसके लिए आरबीआई की एक टीम होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और वो बैठ के मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होता है जो हमारे देश के अंदर ये देखता है कि कितने पैसे हैं, कितने भेजने हैं, कितने निकालने हैं, ये सब काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इसको देख करके काम करता है, ठीक है। तो इनकी एक फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इस बात को तय करती है कि मार्केट में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। क्योंकि भाई अगर बहुत ज़्यादा पैसे चले जाएंगे, सभी के पास में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो फिर चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है। हर एक चीज़ की प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। अब जैसा मैंने आपसे कहा, सभी के पास 10-10 करोड़ हैं, सब लोग जाएंगे, 1 किलो आलू भी आपको 10 लाख रुपए का मिलने लग जाएगा, क्योंकि सभी अफोर्ड कर सकते हैं, सबके पास पैसे हैं, सब पैसे देके खरीद डालेंगे, तो हर चीज तो महंगी होगी ना। तो प्राइस स्टेबल रहे, मार्केट में कितना पैसा जाएगा उसी से पता चलता है, और ये चीज आरबीआई देखती है। ओके, फ्लो ऑफ क्रेडिट बना रहे, यानी कि जितने अमाउंट की जरूरत है वो मार्केट में उतना क्रेडिट बना रहे, उतना मार्केट में पैसा जाता रहे, ये फ्लो ऑफ क्रेडिट बना रहे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है इशुअर ऑफ करेंसी। तो आरबीआई का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको कहते हैं कि आरबीआई इज द इशुअर ऑफ करेंसी। नाउ व्हाट इज दिस इशुअर ऑफ करेंसी? इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में आरबीआई ही है जो नोट्स को इशू करेगा। 1 रुपए की नोट और कॉइन जो होती है इसको भारत सरकार देखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी कॉइन्स या नोट्स हैं वो आरबीआई के अंडर आते हैं। अब देखो, छापने की हम बात करते हैं तो छापते हैं भारत सरकार और आरबीआई मिलकर, लेकिन मार्केट में कितना भेजना है ये तो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का डिसीजन होता है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो आरबीआई का जो एक्ट है, इसका सेक्शन 22 कहता है कि आरबीआई, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही है जो मार्केट में इशू करेगा करेंसी नोट्स को। आरबीआई के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हमारे देश में जो है ना, पैसा छापने वाला जो सिस्टम है, इस पैसे छापने वाले सिस्टम को अगर मान लीजिए कि आरबीआई के पास में बहुत कम पैसे बचे हैं उनके रिजर्व में, तो क्या आरबीआई तब भी पैसे छाप सकता है? नहीं। एक सिस्टम है जिसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई ने 1957 में अडॉप्ट कर लिया था। इसके अनुसार कभी भी आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो इस सिस्टम के अनुसार ये नियम है कि आरबीआई के पास कभी भी 200 करोड़ रुपए उनके रिजर्व में होनी चाहिए, और ये जो 200 करोड़ हैं इसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और बाकी 85 करोड़ रुपए का फॉरेक्स होना चाहिए। अगर आरबीआई की तिजोरी में इतना रिजर्व है तभी आरबीआई न्यू नोट्स को प्रिंट कर सकता है। अगर आरबीआई की तिजोरी में इतना रिजर्व नहीं है तो आरबीआई नए नोट्स को प्रिंट नहीं कर सकता है, ये नियम है। अब आप सोचोगे इतना पैसा, इससे बहुत ज्यादा है आरबीआई के पास। ये तो मिनिमम बताया गया कि कम से कम होना चाहिए, आरबीआई की तिजोरी में से कहीं गुना ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लेना। ओके, तो ये एक सिस्टम है जिसमें बस ये बताया गया कि कल को अगर क्राइसिस आते हैं या कुछ होता है तो अपनी इकोनॉमी को कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है कि भाई 200 करोड़ तो हमेशा आप लोगों के पास में क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने ही चाहिए। ये एक नियम है, ठीक है। अगला देखो, तीसरा इनका जो फंक्शन है वो हो जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। बैंकर टू बैंक, बैंकर टू गवर्नमेंट बाद में बात करेंगे, अभी एंड में बात करेंगे, मतलब फंक्शंस के एंड में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो आरबीआई इज कंसिडर्ड एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नाउ व्हाट इज दिस लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट? क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं सभी का रेगुलेशन का जो काम है वो आरबीआई करता है। जितने भी बैंक्स आप देखोगे अपने देश के, उन सभी को आरबीआई रेगुलेट करता है। इनको लाइसेंस देना, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, गलती करने पे इन पे पेनाल्टी लगाना है, ये सारे काम आरबीआई देखता है। अब जो भी ये बैंक्स हैं, कल को अगर इनके वहां पे कोई शॉर्टेज हो गई है, कोई मनी की शॉर्टेज हो गई, कोई परेशानी हो गई है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है इनको कौन असिस्ट करता है, इनको कौन अपनी तरफ से मदद करता है, तो वो करने का काम आरबीआई का होता है। इसी से कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। डूबते को तिनके का सहारा। कल को अगर बैंक बर्बाद होने की कगार पे हैं तो आरबीआई उनकी मदद में आएगा और उनकी मदद करेगा, ठीक है। देखिएगा, ये जो फंक्शन ये प्रोटेक्ट करता है बैंकिंग सिस्टम को कि ये कोलैप्स ना हो। आरबीआई इनकी बराबर क्या करता है, मदद करता है अपनी तरफ से। अगली बात, हमारे देश में जो आरबीआई है ये हमारे देश के कमर्शियल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, एनबीएफसी को, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी का रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन करने का क्या मतलब है, इनको लाइसेंस देगा, इन पे इंस्पेक्शन करेगा, इनके ऊपर जो नियम है वो देखेगा, और कोई भी रिस्क मैनेजमेंट है इन चीज़ों को देखेगा। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई देता है। तो चूंकि ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की ढाल बनकर खड़ा है तो कहा जाता है दिस इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। और यही रीजन है
कि आज हम लोगों का इतना ज्यादा विश्वास है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आरबीआई इनको हमेशा से देखता आया है, एक ढाल बनकर खड़ा रहा है। कल को अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है, कोई भी अगर गड़बड़ होती है, तो आरबीआई इज देयर, जो उन चीजों को क्या करेगा, उन चीजों को कंट्रोल करेगा। लोगों का जो इतना विश्वास बना है वो इसी से बन पाया है, क्योंकि आरबीआई ने अपनी तरफ से हमेशा इनको बैक किया है। और इकोनॉमी पे अगर कुछ भी हुआ है किसी बैंक के साथ, तो उन लोगों का जो विश्वास है वो ना खत्म हो, लोगों के हित में फैसला लेने का काम आरबीआई ने किया है। इसी से लोग आज इतने विश्वास के साथ अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, क्योंकि आरबीआई इनका रेगुलेशन बराबर कर रहा है। अगला, फॉरेक्स मैनेजर। तो देखो, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, हम सभी को पता, अभी जैसे वेस्ट एशिया वॉर चल रही थी तो हमने कई बार सुना क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। तो हम सभी को पता है कि ये जो कच्चे तेल होते हैं, इन कच्चे तेल को खरीदने के लिए, मान लो जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया को चाहिए क्रूड ऑयल, इंडिया को चाहिए कच्चा तेल, और इंडिया ये क्रूड ऑयल खरीद रहा है, मान लो ये खरीद रहा है यूएई से या फिर सऊदी से। तो जब हम लोग, अच्छा, हमारे देश की जो करेंसी है दिस इज रूपी, अरब देश में आप जाओगे तो दिरहम, दिनार, रियाल, रियल, ये सब वहां की करेंसी होती है। तो हमारे देश में हम लोग रुपए देते हैं और रुपए से हमें कुछ खरीद लेते हैं। ये अपने देश में दिरहम, रियाल, रियल ये सब देते हैं और वहां से उनको मिलता है। अगर हम अपना रुपए लेके चले जाएं यूएई में पेमेंट करें, पेमेंट ही नहीं होगा, वहां पे वो चलता ही नहीं है। यूएई का दिरहम को यहाँ पे लाके पेमेंट करें, पेमेंट ही नहीं होगा, वो चलता ही नहीं है। तो फिर अगर हम लोग यूएई से कुछ खरीद रहे हैं, क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो बेटा कच्चे तेल खरीदे जाते हैं ना, वो जनरली एक पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट है, उसके अनुसार जो भी हम लोग खरीदते हैं कच्चे तेल को, वो डॉलर से खरीदते हैं, ठीक है, विदेशी मुद्रा। डॉलर का तो अलग ही अहमियत है मार्केट में। तो ये विदेशी मुद्रा जो होती है, इसकी हमें तब जरूरत पड़ती है जो हम लोग विदेश से कोई लेन देन करते हैं। और ज्यादातर ऐसी कंट्रीज हैं, भले वहां की करेंसी डॉलर नहीं है, लेकिन वो डॉलर एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत मांग है। तो अगर वो हमसे डॉलर ले लेंगी, उसी डॉलर का उपयोग करके वो दूसरे देश से कुछ और खरीद सकेंगी। लेकिन हमसे रुपए ले लेंगी तो उस रुपए का उपयोग ना उनके देश में होगा, ना किसी देश में होगा, तो रुपए वहां पे नहीं लिया जाएगा। डॉलर लेंगे या कुछ और फॉरेक्स लेंगे, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर कितना डॉलर आ रहा है, कितना जा रहा है, ओवरऑल कितना फॉरेक्स है, कितना नहीं है, ये सबका जोड़ घटाना जो है आरबीआई करता है। तो आरबीआई को कहते हैं कि इट इज द फॉरेक्स मैनेजर। आरबीआई मैनेज करता है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को, ठीक है। एक हमारे देश के अंदर फेमा का नियम है 1999 के, इसके अनुसार करता है फॉरेक्स मैनेजमेंट एक्ट। इसका मकसद क्या होता है कि भाई एक्सचेंज रेट को, स्टेबिलिटी को देखे, फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं इसको मैनेज करे, और पूरे फॉरेक्स मार्केट को ये रेगुलेट करे। ये इनका मुख्य काम हो जाता है, ठीक है। फिर एक और इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट जो और काम करता है वो होता है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को देखने का। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे देश में आज के समय में यूपीआई कितना चल रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग भी शायद यूपीआई का प्रयोग कर रहे होगे, क्रेडिट कार्ड्स का प्रयोग कर रहे होगे, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इनका प्रयोग हो रहा है। आखिर में इतना इनका प्रयोग क्यों हो रहा है? अगर यूपीआई तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, लोगों का विश्वास ना बने, लेकिन अब तो बड़े से बूढ़े सभी लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बेटा इस पूरे सिस्टम को बैक करने के लिए आरबीआई है। इनका एक अपना कानून होता है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कानून 2007 का। जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कानून 2007 का है, उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही है जो हमारे देश में पूरे पेमेंट सिस्टम का रेगुलेशन करेगा और ये देखेगा कि कौन इस सिस्टम में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। ये हर एक चीज देखने का जो वो है ओहदा है, या ये हर एक चीज देखने की जो पोजीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास में है। क्योंकि आरबीआई देखता है अगर कोई किसी तरीके का फ्रॉड करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आरबीआई ने इतने सारे डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च कर रखे हैं, कई ऐसे तरीके ला रखे हैं जिससे कि अगर कोई भी इस तरीके का फ्रॉड किया करे, उसको अंदर कर दिया जाए, उसके खिलाफ एक्शन ले। तो ये जो आरबीआई अपनी तरफ से समय समय पे करता रहता है, इसी से करता है बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, ठीक है। अब इनके दो फंक्शंस हैं, जिसमें एक है आरबीआई इज द बैंकर टू गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जो हमारी सरकार है, सरकार को, अब सरकार से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको मोदी जी के अकाउंट की बात नहीं कर रही हूं, भारत सरकार, भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहा है देश विदेश स्तर पर, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी बात मैं कर रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अपना बैंक अकाउंट होता है और उस बैंक अकाउंट के माध्यम से वो सर्टेन चीजें करते हैं, लेन देन करते हैं। कहीं से कुछ पेमेंट करनी है, कुछ रिसीव करना है, मार्केट में बॉन्ड को लाना है, कुछ भी करना है,
तो ये सारे के सारे काम जो होते हैं ये उनके बिहाफ पे आरबीआई करता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट की नीड होगी, और वो बैंक अकाउंट उन्हें कहाँ से मिलता है? आरबीआई से मिलता है। ठीक है, तो चलो जरा हम समझते हैं कि आरबीआई को बैंकर टू गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, क्या रीजन है दैट वी कॉल आरबीआई एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अगर समझ लें तो। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड बस। हाँ, तो देखो, When we are saying RBI is the banker to government, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? RBI बैंकर टू गवर्नमेंट है, ये बैंक जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये होता है कि राज्य सरकार से अगर इन्होंने अग्रीमेंट की है तो, नहीं तो केंद्र सरकार के लिए तो रहते ही हैं। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए बैंकर का काम करते हैं। अब देखो, जो भी सरकार का अकाउंट है उसको मेंटेन करेंगे, जो भी मतलब जनता से अगर बॉन्ड बेचे हैं तो जनता अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पैसे दी होगी उसको खरीदने में, तो जो पब्लिक डेट है उसको मैनेज करते हैं। बोरोइंग प्रोग्राम है कि कितना बोरो करना है, कहाँ से, इस पूरे बोरोइंग प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। जो ट्रेजरी बिल की मैनेजमेंट होती है उसको देखते हैं पूरी तरह से। ट्रेजरी बिल अगेन एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है जो सरकार मार्केट में बेच के लोगों से पैसे लेती है। वेज एंड मीन एडवांस, वेज एंड मीन एडवांस में सरकार को 90 दिन का लोन देती है आरबीआई कि आप 90 दिन में हमें ये पैसे वापस कर दो, ये सब करती है। अब इसमें जो है ना बेटा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो कि हमने जानने होंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं? तो इसमें एक हो जाता है सेक्शन 20। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि एक हो जाएगा आपका सेक्शन 20 आरबीआई एक्ट का। ठीक है, तो बेटा जो सेक्शन 20 हो जाता है आरबीआई एक्ट का, ये क्या कहता है? सेक्शन 20 कहता है कि आरबीआई का ऑब्लिगेशन है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस को ट्रांजैक्शन में उसकी उनकी मदद करे, रिसीव करे मनी, पेमेंट्स करे। ठीक है, तो आप कहिएगा इट इज आरबीआई ऑब्लिगेशन टू ट्रांजैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस। ठीक है, कि दिस इज आरबीआई ऑब्लिगेशन टू ट्रांजैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस, कि उनके बिहाफ पे कोई पेमेंट करना है, कुछ रिसीव करना है। तो आरबीआई के सेक्शन 20 में लिखा है कि आरबीआई के लिए ऑब्लिगेशन है, मतलब आरबीआई को ये करना ही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपकी ऑब्लिगेशन, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, ये सेक्शन 20 में लिखा है। सेक्शन 21 में लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इंटरेस्ट करेगी अपनी बैंकिंग बिजनेस और पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए आरबीआई के लिए। तो आप कह सकते हो यहाँ पे राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस है, आप ये कहिएगा सेक्शन 21 में सेंट्रल गवर्नमेंट शैल entrust इट्स बैंकिंग बिजनेस एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट टू आरबीआई। ठीक है, तो ये चीज इनके सेक्शन 21 में लिखा है। ओके, अगेन ये भी आरबीआई एक्ट का है। क्यों मैं आपको ये अलग से एक्ट्स बता रही हूँ, क्यों ये अलग से आपको सेक्शन बता रही हूँ? क्योंकि बेटा हो सकता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये सेक्शन के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो क्या कहेंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट शैल इंटरेस्ट इट्स बैंकिंग बिजनेस एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट टू आरबीआई। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल entrust its banking business and public debt management टू आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक डेट मैनेजमेंट वाली भी बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे क्या करना होगा? इंटरेस्ट करना होगा आरबीआई पे। ठीक है, फिर है सेक्शन 21A। यहाँ पे आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के डेट मैनेजमेंट को कर सकता है अगर इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अग्रीमेंट किया है। इट मे अंडरटेक स्टेट गवर्नमेंट बैंकिंग एंड डेट मैनेजमेंट। सो दिस इज रिटन इन सेक्शन 21A। ठीक है,
ठीक है, तो ये चीज कहाँ लिखी है बेटा, सेक्शन 21A में लिखी है। क्या ये जरूरी है आयल से? हाँ जरूरी तो है। ठीक है, फिर ये जो वेज एंड मीन एडवांस लिखा है बेटा, ये सेक्शन 17(5) में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा है? ये चीज लिखी हुई है आपकी सेक्शन 17(5) में। किसके बारे में लिखा है? अबाउट दिस वेज एंड मीन एडवांस। क्या ये जरूरी है आयल से? हाँ। 17(1) में लिखा है कि आरबीआई विल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कहां लिखा है? 17(1) में। ठीक है, सेक्शन 17(1) आरबीआई एक्ट। RBI will act as an agent of central and state government। क्या ये सब जरूरी है? अगर नहीं होता तो इतनी देर से मैं बोर्ड पे कलम ना घिस रही होती, समझ रहे हो? तो हाँ ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 45 में एक चीज लिखी है जो आप लोग याद रखिएगा कि आरबीआई स्केड्यूल बैंक को अपने बिहाफ पे चुन सकती है कि वो उनके एजेंट की तरह से काम करें। सो दिस इज हाउ आरबीआई इज एक्टिंग एज ए बैंकर टू गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे हाउ डज आरबीआई एक्ट एज बैंकर्स बैंक, यानी हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उन सभी की बैंक की तरह से आरबीआई कैसे काम करती है। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि आरबीआई इज एक्टिंग एज एन बैंकर टू बैंक, हाउ कम इट इज ट्रू? हाउ कम आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू बैंक? तो देखो बेटा, जैसे आप देख सकते हो हमारे देश में जितने भी स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, स्केड्यूल बैंक्स का मतलब वो बैंक जिनका नाम आरबीआई की दूसरी स्केड्यूल में है, तो जितनी भी स्केड्यूल बैंक्स हैं, इन सभी स्केड्यूल बैंक्स के लिए आरबीआई क्या करता है? एक बैंकर का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? आरबीआई इनके लिए एक बैंकर का काम कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? इनके खाते खोलता है, इन्हें जरूरत पे पैसे देता है। तो देखिए क्या लिखा है, आरबीआई इनका सीआरआर डिपॉजिट रखता है। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक्स का जो भी एनडीटीएल है, यानी कि दिन भर में सभी ब्रांचेस में जितने भी पैसे जितने भी उनके ग्राहक ने खातों में पैसे डाले हैं, जितना निकाला, उसका जो भी सम है, उसका जो भी नेट अमाउंट है, दैट इज सीआरआर एनडीटीएल। उस एनडीटीएल का कुछ पोर्शन इन्हें सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है, कैश के रूप में। मतलब कि मान लीजिए एसबीआई के सभी ब्रांचेस को मिलाकर 100 करोड़ डाले गए, 50 करोड़ निकाले गए, तो 50 करोड़ जो है उनका बचा हुआ, वो उनका एनडीटीएल है। उस 50 करोड़ का थोड़ा पोर्शन आरबीआई के पास कैश के रूप में जमा कर देंगे, उसी के सीआरआर कहते हैं। तो ये आरबीआई जो है ये इनके सीआरआर को डिपॉजिट करेगा अपने पास। सीआरआर करता क्यों है? तो पहले तो मार्केट में मनी को कंट्रोल करता है, और दूसरा होता है कि बैंक्स को जब कोई मुसीबत होगी तो इसी सीआरआर से उन बैंक्स की आरबीआई मदद कर सकेगा। ठीक है, दूसरा है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी सपोर्ट, कि मान लीजिए बैंक के पास में लिक्विडिटी क्रंच है, कैश का क्रंच है, तो आरबीआई उस केस में उनकी मदद करता है कि उनको पैसे दे कि भाई मार्केट में पैसे का फ्लो हो और वो अपने काम को बेहतर तरीके से करने पाए। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, तो एक बैंक अगर दूसरे बैंक से कोई पैसे वैसे लेता है, जो भी लेन देन होगी उसमें भी आरबीआई उस ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट कराने में काम करता है। सुपरवाइजेस बैंकिंग सिस्टम, तो जो पूरा बैंकिंग, अभी हमने देखा पूरे बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन सुपरविजन आरबीआई ही कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर हम लोग कह लें, आरबीआई इनके बैंक अकाउंट को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो आरबीआई जो है वो क्या करेगा? वो इनके बैंक अकाउंट को मेंटेन करेगा। ओके, मेंटेन्स बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आरबीआई का एक ये भी काम हो जाता है कि इनके बैंक अकाउंट को क्या कर रहा होता है? मेंटेन कर रहा होता है अपने पास में, जैसा आप लोगों ने देख लिया। अब इन सब के अलावा एक और भी बात, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो हमने जानने होंगे। जैसे हमने देखा सीआरआर का डिपॉजिट करता है, तो ये जो सीआरआर का डिपॉजिट है ये आरबीआई के सेक्शन 42 में लिखा है। सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो जो इनका सेक्शन 42(1) है, इसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है ये शेड्यूल्ड बैंक्स की बैंक की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर जो है एक और भी चीज, सेक्शन 17, तो आरबीआई जो है ये एडवांस दे सकता है और बैंकिंग फैसिलिटीज दे सकता है बैंक्स को। तो यहां पे जो है यहां पे हो जाएगा आरबीआई कैन गिव एडवांस एंड
बैंकिंग फैसिलिटीज टू बैंक्स, ठीक है। तो आरबीआई एडवांस और बैंकिंग फैसिलिटीज देता है। सेक्शन 18 में क्या है, आरबीआई में प्रोवाइड इमरजेंसी लोन टू बैंक्स, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा कि सेक्शन 18 में क्या लिखा है इसमें, 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो आरबीआई है ये इमरजेंसी लोन दे सकता है, किसको दे सकता है, बैंक्स को, ठीक है। और बाकी हो जाता है सेक्शन 45, इसमें होता है कि जो मतलब ये बैंकिंग ऑपरेशन और एजेंसी अरेंजमेंट को देखता है, ठीक है। ठीक है। सो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स अभी तक मैंने आपको बताए हैं रिलेटेड टू देयर फंक्शंस, आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। जो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बताएं वो भी आपने देख लिया। तो फंक्शंस में हमने ये सारी चीजें देख ली कि आरबीआई का जो मुख्य फंक्शन होता है ये क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आरबीआई के जो डिपार्टमेंट या बोर्ड होते हैं वो कितने होते हैं। हो सकता है आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, ठीक है, आरबीआई के बोर्ड्स के बारे में या फिर आरबीआई के डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो देखो, एक इनका होता है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इस बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को कब बनाया गया है, इन द ईयर 1994। अब इसका काम क्या होता है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को बनाया गया है 1994 में, किस मकसद से, फाइनेंशियल सिस्टम का सुपरविजन करे। तो एक वर्ड होता है रेगुलेशन, एक होता है सुपरविजन। रेगुलेशन जहां पे रेगुलेट किया जा रहा है, हर चीज को देखा जा रहा है। सुपरविजन है जहां पे देख रेख बस कर रहा हूं। तो ये जो सुपरविजन होता है इससे ये लोग सुपरवाइज करते हैं बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और एनबीएफसीज को, कि चलो इनका सुपरविजन करते हैं ताकि इनके जो भी काम है वो उस काम को बेहतर कर सके। मतलब ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हम देख रहे हैं, अच्छा कई बार हम लोग सोचते हैं, अच्छा देखो एनबीएफसीज वो होते हैं जो बैंक जैसे काम करते हैं पर प्योरली बैंक नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि दीज आर एनबीएफसीज, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब आप समझ ही रहे होगे कि मतलब जो फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ भी काम कर रहे हैं उनको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथन करते हैं सुपरविजन बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और एनबीएफसीज का, बीएफएस का ये काम होता है। आरबीआई की ऑफिसेस को अगर हम डिस्कस कर लें कि आरबीआई के जो ऑफिसेस हैं हमारे देश में ये कितने हैं, तो आप देखिएगा आरबीआई के जो ऑफिस हैं ये 33 लोकेशंस पर हैं। इसमें कुछ मुख्य जो है वो है, मुंबई में इनका सेंट्रल ऑफिस भी है और इनका हेड ऑफिस भी है, दोनों है। नई दिल्ली में इनका नॉर्दर्न रीजन का ऑफिस है, चेन्नई में इनका सदर्न है और कोलकाता में इनका ईस्टर्न रीजन है। मतलब ये अलग अलग रीजन्स पे कौन कौन से इनके ऑफिसेज हैं वो चीज़ आपने देखी। फिर ये बेटा ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में, कि इनकी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पर है, कैसे है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो आप देखिएगा इनकी जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं कुल 5 हैं। कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो है आरबीआई एकेडमी, ये ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स की जो भी जाते हैं यहाँ पर। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में है, यहाँ पे जो उनके स्टाफ होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे में है, रूरल और एग्रीकल्चरल बैंकिंग के लिए है ये। कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स मुंबई में है, बैंकिंग सुपरविजन के लिए है। और फिर IDRBT है, ये हैदराबाद में है, बैंकिंग से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी कुछ किया जा रहा है वो होता है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट्स जिनकी फंडिंग की गई है आरबीआई के द्वारा, ये बहुत बार आरबीआई ग्रेड बी में सवाल बनाते हैं और एसबीआई, IBPS, RRB में भी बना सकते हैं। तो देखो जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके नाम कुछ ऐसे हैं, कैफराल, IGIDR, NIBM, IIBM। कैफराल पूरी तरह से फंडिंग है, IGIDR की भी। NIBM आरबीआई का सदस्य है, IIBM इसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। इनके फुल फॉर्म लिखे हैं। सो कैफराल इज सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग,
IGIDR इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, NIBM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, IIBM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मेंबर हैं, जो स्पॉन्सर्ड हैं और जो कि पूरी तरह से फंडेड हैं। एग्जामिनेशन में कई बार ये सवाल आ चुका है, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको पूरी तरह से RBI अपनी तरफ से क्या कर रही है, फंडिंग कर रहा है। अभी पिछले 1 साल पहले भी आया हुआ है ये सवाल। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, किसकी फंडिंग की जा रही है, किसका क्या किया जा रहा है। दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आर जनरली आस्क्ड, ठीक है। सो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स जो भी होंगे अभी तक क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग फर्दर इसकी और आगे बढ़ेंगे और इनकी सब्सिडियरीज के डिस्कशन करते हैं। ओके, लेट अस नाउ डिस्कस द सब्सिडियरीज कि RBI की कितनी सब्सिडियरीज हैं। लेकिन उसके पहले हमें एक बात समझनी होगी कि व्हाट इज अ सब्सिडियरी, ठीक है। सी इन जनरल व्हेन वी आर टॉकिंग ना, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्सिडियरी, ओके, और एक होता है एसोसिएट। सो इन जनरल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एक सब्सिडियरी हो जाता है और एक एसोसिएट होता है। व्हाट इज सब्सिडियरी एंड व्हाट इज एसोसिएट? देखो सिंपल सा है, जैसे आपने सुना होगा जियो के बारे में, है ना, जान ही रहोगे यार। रिलायंस ट्रेंड्स आप जानते होगे, ये सब आप जान रहे होगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सब कुछ किसी एक कंपनी को बिलोंग करता है, तो यू विल से हाँ मैम, ये सब कुछ एक कंपनी को बिलोंग करता है। किसको? सो इट बिलोंग्स टू रिलायंस, जो एक तरीके की एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो रिलायंस एक पेरेंट कंपनी कहलाएगी और ये इसकी सब्सिडियरीज कहलाएंगी, ठीक है। तो सब्सिडियरीज का मतलब होता है कि पेरेंट कंपनी से आई हुई एक कंपनी जो उसके बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करा रही है या उसकी और फंक्शंस को परफॉर्म करा रही है, ये सब्सिडियरीज होती हैं। सब्सिडियरीज खोलने का क्या फायदा हो जाएगा या क्यों खोलना चाहिए? तो सब्सिडियरीज से जो ये फायदा होता है वो यही होता है कि भाई बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है, फंक्शंस की परफॉर्मेंस में इजीनेस हो रही है, ये सारे फायदे हो रहे हैं। सब्सिडियरीज की एक बात होती है कि जो भी पेरेंट बॉडी होती है उसका अपनी सब्सिडियरी के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। मतलब जो भी एक पेरेंट बॉडी होगी उसकी जो भी सब्सिडियरी होगी उसके ऊपर इनका पूरी तरीके से कंट्रोल होगा, पूरी तरह से यही देख रही होंगी क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कंप्लीटली यही देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। अच्छा, कई बार जब हम लोग पढ़ते हैं कि RBI की सब्सिडियरी है तो हमारे मन में एक धारणा होता है कि सिंस ये तो RBI की एक सब्सिडियरी है तो ये तो एक गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए। देखो RBI क्या है, RBI तो फुली गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट है। तो RBI को हम जानते हैं कि भाई ये फुली गवर्नमेंट है, ठीक है, ये तो फुली गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर RBI एक फुली गवर्नमेंट कंपनी है तो अगर RBI भी कोई कंपनी बनाएगी दैट टू शुड बी द फुली गवर्नमेंट ओनली। अगर RBI फुली गवर्नमेंट है और ये क्रिएट करती है कोई कंपनी या किसी कंपनी को लेती है तो ये भी हमें क्या लगेगा कि यार ये भी तो एक फुली गवर्नमेंट कंपनी ही होगी, है ना। बट ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। क्यों? जब भी जो कंपनी है वो खुद से ही पैसे लगाती है, कभी भी सरकार खुद किसी कंपनी में पैसे लगाती है तो वो तो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी अपनी एक और कंपनी बनाती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाती है, फिर वो एक प्राइवेट कंपनी कहलाती है। यानी किसी कंपनी को अगर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट है, इसका मतलब है कि उसकी कंप्लीटली जो फंडिंग है वो खुद सरकार ने की होगी। लेकिन अगर सरकारी कंपनी खुद से कोई कंपनी बनाएगी तो दैट इज नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, इस बात को याद रखना। तो अभी जब आप लोग RBI की सब्सिडियरीज के बारे में पढ़ोगे तो आपको प्राइवेट लिमिटेड उसके साथ दिखता मिलेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, मैम व्हाई इज इट अ प्राइवेट लिमिटेड, ये तो RBI की है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों प्राइवेट लिमिटेड होगी, ठीक है। चलो, एसोसिएट्स की अगर मैं आपसे बारे में बात करूं तो देखो एसोसिएट्स क्या होते हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जिन पे पूरा कंट्रोल तो नहीं लेकिन कुछ हद तक हेल्प करना, कुछ हद तक एक्सपेंशन में मदद करना होता है। तो सब्सिडियरीज होती हैं जो फुल कंट्रोल में होती हैं, जबकि एसोसिएट्स फुल कंट्रोल वाली नहीं होती हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट RBI सब्सिडियरीज, बैंक एग्जाम्स की ये फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। कई बारी इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है कि RBI की कितनी सब्सिडियरीज हैं, कैसी सब्सिडियरीज हैं, बहुत बारी बैंक वाले से सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो चलो इन्हें पढ़ेंगे।
इसमें से अगर हम बात करें आज के समय में आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं। आज से कुछ समय पहले आरबीआई की सब्सिडरीज में हम एक और संस्था को लेते थे विच वाज एनएचबी। बहुत सारे बच्चे मुझे आज भी बोलते हैं मैम एनएचबी अब इसका एक सब्सिडरी है? नहीं है, नहीं, एनएचबी अब इसका एक सब्सिडरी नहीं है। एनएचबी पहले हुआ करता था लेकिन 2019 के बाद से एनएचबी आरबीआई का सब्सिडरी नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, खैर अभी फिलहाल में आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं जैसे आप लोग देख सकते हो। इसमें से हो गया एक डीआईसीजीसी, बीआरबी एनएमपीएल, रेबिट, इफ्टास, आरबीआईएच। इनको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक झलकी ले लो। तो डीआईसीजीसी का काम क्या होता है कि जो हम और आप अपने खाते खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उस पे ये इंश्योरेंस देते हैं। ठीक है, तो जो आपके और हमारे अकाउंट खोलते हैं ना, उस पे इंश्योरेंस देने का काम डीआईसीजीसी का होता है, ये काम करता है। अगला होता है बीआरबी एनएमपीएल। तो जो बीआरबी एनएमपीएल होता है ये आरबीआई की मदद करता है करेंसी प्रिंटिंग में। जो करेंसी प्रिंट होते हैं उसमें प्रिंट करने में, उसको मैनेज करने में मदद उनकी बीआरबी एनएमपीएल करता है। तीसरा होता है जिसे रेबिट कहा जाता है। रेबिट बेसिकली आईटी और साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है आरबीआई को। फिर है इफ्टास, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इस पे काम कर रहा होता है। और फिर हो जाता है आरबीआईएच, ये इनोवेशन पे काम करता है। तो ये 5 सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। अब इन पांचों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, इन पांचों के बारे में डिटेलिंग करेंगे, काहे की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम डीआईसीजीसी से। ओके, तो ये आप देख सकते हो सबसे पहला हो गया डीआईसीजीसी। व्हाट इज इट? फुल फॉर्म आपको यहां दिख रहा होगा एकदम से। सो द फुल फॉर्म इज व्हाट? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दिस इज द फुल फॉर्म, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बट इसका काम क्या होता है, किस तरीके का काम करते हैं, तो वो देखो यहां पे हम इसे पढ़ेंगे। सी, सपोज करो कि एक कस्टमर है। ठीक है, सपोज करो कि एक कस्टमर है, इस कस्टमर ने क्या किया, इस कस्टमर ने अपना एक बैंक अकाउंट खोला। तो एक कस्टमर है और इस कस्टमर ये बैंक गया, बैंक जाकर के अपना एक अकाउंट ओपन किया। अब जैसे मान लो आप या हम हैं, हम लोग भी जब बैंक जाके बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद हम उसमें पैसे डालते हैं, पैसे निकालते हैं, जो करना होता है सो करते हैं। लेकिन जो डीआईसीजीसी, जो भी बैंक्स होते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है? कि वो लोग उसका इंश्योरेंस कराएं। ठीक है, वो लोग क्या कराएं, वो लोग उसकी इंश्योरेंस कराएं। ये इंश्योरेंस कैसे होती है? देखो, इन जनरल मैं कहूंगी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो किसी का हेल्थ इंश्योरेंस अगर हो रहा है, यानी कि कल को यदि उस व्यक्ति के साथ में कुछ दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या उसे कोई बीमारी हो जाती है, तो जो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है वो उन्हें कंपनसेट कर देगा, वो पैसे दे देगा। कोई व्यक्ति अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लेता है तो कल को अगर ये व्यक्ति नहीं रहा तो उसकी फैमिली को वो पैसे दे दिए जाएंगे जितने का उन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया है। ये लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये इंश्योरेंस होता है जनरली जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है ना, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ओके, हाँ, तो ऐसे ही एक संस्था है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, और डीआईसीजीसी हमारे और आपके जो बैंक अकाउंट्स खुलते हैं उस पे इंश्योरेंस देती है। तो जो हम और आप अपने अकाउंट ओपन करते हैं, इस अकाउंट पे क्या होता है, बैंक जाता है और बैंक जाकर के इनकी इंश्योरेंस कराता है कि भैया देखो हमारे वहां पर ये लोग आए, मतलब ये खाते इतने खुले हुए हैं, इन सभी खाते के आप इंश्योरेंस कर दो। अब ये इंश्योरेंस इनको कौन प्रोवाइड करता है? ये इंश्योरेंस करता है डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी का मेन काम हो जाता है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। और किसको? क्या हमें या आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? नहीं, जो हम अपने खाते खोलते हैं बैंक के अंदर, उन खातों पे कि कल को ये बैंक बर्बाद हो गया तो आपने जो पैसे रखे हैं खाते में वो ना बर्बाद हो, तो ये उन खातों पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। आपको या हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो मुफ्त में तो होता नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ प्रीमियम भरना होता है। जब वो प्रीमियम भर देते हैं तो फिर उसके बाद से उन्हें उसका इंश्योरेंस मिलता है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई
कोई अपना मुफ्त में इंश्योरेंस करा सकता है? क्या बैंक जा रहा है डीआईसीजी से इंश्योरेंस ले रहा है, डीआईसीजीसी उनको मुफ्त में इंश्योरेंस दे रहा है? नहीं। यहाँ पे भी बेटा प्रीमियम की बात आती है कि बैंक कुछ ना कुछ प्रीमियम भरेगा तब इंश्योरेंस मिलेगी। क्या बैंक हमसे और आपसे प्रीमियम लेता है? नहीं, बैंक अपने पास से प्रीमियम भरता है। ठीक है, बैंक अपने खुद के ही पास से प्रीमियम भर के और फिर उस इंश्योरेंस कराता है। तो याद रखे रहिएगा, जो प्रीमियम होता है इट इज एंटायरली पेड बाय द बैंक्स। ठीक है, जो प्रीमियम होता है इट इज एंटायरली पेड बाय द बैंक्स। यहां पे मैं लिख देती हूं, अरे कहाँ गया? हाँ, प्रीमियम इज entirely पेड बाय द बैंक्स। तो जो भी प्रीमियम होगा ये पूरी तरह से बैंक अपनी तरफ से पेमेंट करेगी, डिपॉजिटर्स को कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि कितना प्रीमियम भरना होता है, मतलब कि अगर बैंक कोई प्रीमियम भरना है तो कितना प्रीमियम भरना है, तो देखो पहले पहले क्या है, मार्च 31 तक, ठीक है, टिल मार्च 31 2026 यहाँ पे प्रीमियम भरने का एक अलग तरीका होता था। क्या तरीका था? यहाँ पे प्रीमियम भरने में कहा जाता था कि जितने भी इंश्योर्ड बैंक हैं ये 12 पैसे प्रति 100 रुपए डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, मतलब कि हर 100 रुपए पे 12 पैसे ये लोग डिपॉजिट करते थे और इसको ये लोग हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, प्रीमियम भरते थे 12 पैसे पर 100 रुपीज ऑफ एसेसिबल डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या था, 12 पैसे पर 100 रुपीज ऑफ एसेसिबल डिपॉजिट। जितना भी डिपॉजिट है ना उसमें ये लोग क्या करेंगे, 12 पैसे पर 100 भरेंगे और इसको ये लोग 2 बार भरते थे, ट्वाइस इन अ ईयर, हाफ ईयरली के गैप पर। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक नया बदलाव आता है, आप लोग कह लो फिर जो है कुछ नया नियम आया, और फिर जो नया नियम आया वो कुछ ऐसा था कि अब से अभी तक सभी बैंकों के ऊपर था कि सभी के सभी बैंक जो है वो इतना इतना भरेंगे। लेकिन बदलाव क्या होता है, बदलाव होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से चीजें बदल दी गई और 1 अप्रैल से रिस्क बेस्ड प्रीमियम सिस्टम पे शिफ्ट हो गए। तो यहां पे मैं इसे मेंशन कर देती हूं, फ्रॉम 1 अप्रैल risk based premium system was adopted। तो 1 अप्रैल से इन्होंने क्या किया कि जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम सिस्टम थे इनको अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि अब क्या होगा, कौन से बैंक पे कितना रिस्क है उसको रिस्क देख के फिर प्रीमियम भरना होगा। अभी तक आपने सबका एक कर दिया था, अब कहा गया कि भाई जो सबसे कम रिस्क है वो कम प्रीमियम भरेगा, क्योंकि रिस्क नहीं है तो डूबने का चांस नहीं है, डूबने का चांस नहीं है तो इंश्योरेंस की बात नहीं आएगी। इंश्योरेंस कब दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा कि किसी कस्टमर ने अपना खाता खोला था किसी बैंक में, वो बैंक डूब गया तब इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर बैंक चल रहा है तब थोड़ी ना इंश्योरेंस का पैसा यूज होगा। तो कहा गया भाई जो बैंक ऑलरेडी अच्छा कर रहा है उसके ऊपर कम प्रीमियम रखा जाएगा, लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहा है उसके ऊपर का प्रीमियम जो है ज्यादा किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, बैंक को जो है रिस्क पे डिवाइड कर दिया और रिस्क पे डिवाइड करके इन्होंने ABCD वाला सिस्टम रखा। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन रिस्क banks were divided in 4 कैटेगरीज। अब ये क्या क्या 4 कैटेगरीज थे बेटा, याद रखिएगा, ये जो 4 कैटेगरीज थे ये कुछ ऐसे थे, एक सेकेंड, हाँ, तो ये 4 कैटेगरीज ऐसे थे, A B C D। जो A है ये लोएस्ट रिस्क वाला बैंक होगा। ठीक है, तो A को आप कह लो ये वो बैंक है
जिसपे सबसे कम रिस्क है। क्योंकि रिस्क कम है तो इनका प्रीमियम कम होगा। तो ए को कितना भरना था? 8 पैसा, ठीक है। बी को 10, सी को 11, डी को 12, और डी जो है, डी हाईएस्ट रिस्क वाला है। डी जो है ये हाईएस्ट रिस्क वाला बैंक था, तो इन्हें कितना पैसा भरना था? 8 पैसे, 10 पैसे, 11 पैसे, 12 पैसे, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क। भाई जितना ज्यादा रिस्की बैंक है उतना ज्यादा भरो अपना आप जो है इंश्योरेंस में प्रीमियम, ठीक है। और ये सब का सब पर 100 डिपॉजिट्स पर ईयर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पर 100 रुपीज डिपॉजिट्स पर ईयर, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये इस तरीके से देखा जाएगा, जितना ज्यादा रिस्की उतना ज्यादा प्रीमियम। तो ये अभी किया गया था। अब एक और भी बात आप लोग याद रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा ये कितना डिपॉजिट आपको दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने की इंश्योरेंस करता है डीआईसीजीसी। तो जो डीआईसीजीसी है बेटा, ये ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस करता है। इस पॉइंट को याद रखना होगा कि डीआईसीजीसी जो मैक्सिमम इंश्योरेंस है ये 5 लाख की होती है। यानी अगर कोई बैंक बर्बाद हुआ है और उसके कस्टमर के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं, तो क्या सारे पैसे उसको दे दिए जाएंगे? नहीं। जो इंश्योरेंस की जा रही है वो मैक्सिमम 5 लाख की थी, उसको 5 लाख ही दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। यही मैक्सिमम इंश्योरेंस उसे मिल सकती है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि मान लीजिए अगर एक बैंक में एक कस्टमर के 2 अलग अलग खाते थे और वो बैंक बर्बाद हुआ, दोनों खाते पे दिए जाएंगे? नहीं, सिर्फ एक खाते पे। एक बैंक में एक ही खाते पे डीआईसीजीसी जो है इंश्योरेंस देता है। तो अगर मैं सम अप करूं यहाँ पर डीआईसीजीसी को, डीआईसीजीसी आरबीआई की एक ऐसी सब्सिडियरी है जो उस केस में इंश्योरेंस देता है कि कल को यदि कोई बैंक वैंक बर्बाद हो गया तो उनके वहां पे जो भी ग्राहक है उनके खातों के पैसे बर्बाद ना हो, वो उन्हें दे दिए जाएं, ये देता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए प्रति डिपॉजिटर ये देता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि मान लीजिए जो भी इंश्योरेंस है इसके लिए कुछ ना कुछ प्रीमियम भरना होता है। इस प्रीमियम को पूरी तरह से बैंक भरता है, मैं या आप, हम लोग जो कस्टमर्स हैं वो नहीं भरते हैं। कितना प्रीमियम भरना है? तो 31 मार्च 2026 तक सभी बैंकों को, इर्रिस्पेक्टिबल कोई कितना रिस्की है कितना नहीं है, सभी को 12 पैसे प्रति 100 रुपए ऑफ एसेसिबल डिपॉजिट भरना था। लेकिन फिर बदलाव किया गया और एक नया रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क लाया गया कि जो जितना ज्यादा रिस्की होगा उसे उतना ज्यादा प्रीमियम भरना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा रिस्की है तो ऐसे बैंक्स के बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कितना हो गया? फिर ऐसा हो गया कि बैंक्स को डिवाइड कर दिया गया ए बी सी डी कैटेगरी में। जो बहुत ज्यादा रिस्की बैंक थे उन्हें ए कैटेगरी में रखा गया, जो उससे थोड़े कम रिस्क थे वो बी, उससे भी कम रिस्क सी, और जो बहुत ही कम रिस्क वाले हैं वो डी। अब इसके हिसाब से इनका प्रीमियम बटा कि भाई हाँ, जो सबसे कम रिस्क वाले हैं वो ए, फिर बी सी डी, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोएस्ट रिस्क वाला बैंक है इसे 8 पैसे देना होगा पर 100 रुपीज डिपॉजिट पर ईयर, बी वाले को 10, सी को 11 और डी को 12। इस तरीके से इनका अमाउंट जो है बदल दिया गया। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख देगा और एक बैंक में एक ही खाते पे इंश्योरेंस देगा। अब मान लीजिए किसी के खाते 2 अलग अलग बैंक में है, दोनों बर्बाद होंगे, तो उस केस में ये दोनों पर पैसे दोनों पे देगा, ठीक है, लेकिन एक बैंक में एक ही खाते पर देगा। सो दिस वाज अबाउट डीआईसीजीसी। आई होप आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि डीआईसीजीसी क्या है, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग समझते हैं कि इसकी जो दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट सब्सिडियरी हो जाती है ये क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। बीआरबी एंड एमपीएल में आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगी। अभी हम लोग जो है अगला समझेंगे, विच इज रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेबिट। नाउ व्हाट इज दिस रेबिट? इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो रेबिट का फुल फॉर्म आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब ये करता क्या है, इसके काम को सुनिएगा ध्यान से। हाँ, देखो, रेबिट जो है ये एक पूरी तरह से ओन्ड आरबीआई का है, आईटी और साइबर सिक्योरिटी का काम देखता है, ठीक है। ये आईटी रिक्वायरमेंट्स और साइबर सिक्योरिटी ऑफ आरबीआई और उसकी रेगुलेटेड एंटिटीज की जो नीड है उसको देखता है, ठीक है। सो इट लुक्स
after the IT requirements and cyber security needs of RBI and its regulated entities। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे आज के समय में हम लोगों को पता है कि भाई आरबीआई इज द वन हु इज रेगुलेटिंग ऑल द बैंक्स, सभी के सभी बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई का ही काम होता है। चलो ठीक है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। अब जितने भी बैंक्स हैं इन सबों की भी आपस में बहुत इंफॉर्मेशन होती है जो ये आरबीआई तक देते हैं, आरबीआई के पास में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। आप सोचो कि अगर सही से साइबर सिक्योरिटी इनको नहीं प्रोवाइड की जा रही है, इंफॉर्मेशन लीक हो जा रही है, तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। भाई साइबर सिक्योरिटी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये जो साइबर सिक्योरिटी की जो भी नीड होती है उसको रेबिट ही देखता है। ठीक है, बिकॉज हम सभी लोगों को पता है कि पूरा फाइनेंशियल सेक्टर आज के समय में डिजिटल होता जा रहा है। ठीक है, पूरा हर एक चीज डिजिटल होती जा रही है। जो अभी तक हम लोगों को बार बार मैनुअली करना होता था, हर चीज डिजिटल हो रही है। इस डिजिटल जमाने में अगर इनको छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो साइबर रेसिलियंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कह लो कि ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है साइबर रेसिलियंस को। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेंथन करेगा साइबर रेसिलियंस। तो एक तो ये बात हो गई कि चलो भाई स्ट्रेंथन कर रहा है ये साइबर रेसिलियंस को। अगला क्या होता है? अगला होता है ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट आरबीआई को देता है, जहां जहां पे जिस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है ये वो भी काम करता है। सो इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू आरबीआई। अब आप कहोगे मैडम कैसी टेक्नोलॉजी है? अरे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं यार, बहुत तरीके की ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत जगह पर जरूरत होती है। तो वो जो भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट होता है वो रेबिट ही इन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आईटी ऑडिट और साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट बराबर करता है। तो ये क्या करता है? ये कंडक्ट करता है आईटी ऑडिट्स एंड साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ कि जैसे कि बैंक्स को देखेगा कि बैंक्स के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको आईटी सिस्टम में ये चीजों को फॉलो करना चाहिए, आपको आईटी में इस तरीके से खुद को स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्या बैंक्स ने इसको फॉलो किया है? क्या बैंक्स भी अपनी तरफ से आईटी सिस्टम को उतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं जितना आरबीआई उनके पीछे पड़ रहा है कि भाई इस तरीके से आपको अपना आईटी सिस्टम को और सिक्योर करना चाहिए? आप देखते हो कि कई बार होता है कि इसके ऊपर पेनाल्टी लगा, उसके ऊपर पेनाल्टी लगा, तो इनके कंडक्ट किए जाते हैं, बराबर ऑडिट होता है कि भाई अपने काम सही कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा है तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, इसके अलावा जो है साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट्स को भी ये बराबर करते हैं कि कोई गड़बड़ी ना और हो। ठीक है, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और इनोवेशन को बढ़ाते हैं। ये सारे के सारे इनके मेन काम हो जाते हैं, याद रखे रहिएगा। ठीक है, जिससे ये आरबीआई को क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो मेनली जिस जिस काम में करेंगे, ब्लॉकचेन, एआई, एमएल, रिस्क बेस्ड सुपरविजन, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये सारी चीजों में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी होगी, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जाए। आरबीआई ने इसको पूरी तरह से अपना जो है क्रिएट कराया था सन 2016 में, तब से लेके अभी तक ये अपना आईटी और साइबर सिक्योरिटी नीड्स पूरी कर रहा है आरबीआई के लिए। ठीक है, अगला क्या होता है? अगला है इफ्टास। नाउ व्हाट इज दिस इफ्टास? रेबिट, इफ्टास और आरबीआईएच में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसी से एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। इफ्टास का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज। नाउ व्हाट इज दिस? क्या है इफ्टास? देखो, सी सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इफ्टास, देखो बेटा, अगेन इट्स ए सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आरबीआई का क्या है? एक सब्सिडियरी है। ठीक है, इफ्टास एक ऐसी कंपनी है जो आरबीआई के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जो प्रोवाइड करता है शेयर टेक्नोलॉजी सर्विस, साइबर सिक्योरिटी का सॉल्यूशन, और सबसे बड़ी बात है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए।
ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे देश के जो भी बैंक्स हैं इनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात कर लें, या फिर अगर हम बात कर लें कि शेयर टेक्नोलॉजी प्रोविजन, शेयर टेक्नोलॉजी की भाई कैसे आप बेहतर कर सकते हो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये काम इनका होता है। 2016 में ये भी आई हुई है। अब ये क्या करती है, अब देखो इसकी जरूरत क्यों है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी आईटी सिस्टम को बढ़िया करने पाए, बहुत अच्छा कर सकें, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। तो अपने देश में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके पास में कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है, ठीक है, कि भाई वो अपनी आईटी सिस्टम को इंडिविजुअली बनाए, एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी आईटी सिस्टम बनाए। क्योंकि ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से एक अलग से कंपनी क्रिएट की गई इफ्टास नाम की। और अब इफ्टास क्या करता है, ये कॉमन, देखो ये क्या क्या करेगा, तो देखिएगा, प्रोवाइड कॉमन टेक्नोलॉजी टू बैंक्स एंड एफआई। तो हमारे देश में जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन लोगों को कॉमन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट को कम करता है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, याद रखिएगा, रिड्यूस टेक्नोलॉजी कॉस्ट थ्रू शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि जो भी टेक्नोलॉजी कॉस्ट होता है इसको ये कम करता है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस को बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, इट इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, अब जो ये बातें मैं कह रही हूँ, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ इसका अर्थ क्या हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक कॉमन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देता है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है भाई, कि आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दो, बैंक्स कैसे और अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें तकनीक को बढ़िया बनाए। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे कुछ क्लिक कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है क्लिक, हो ही नहीं रहा है क्लिक, हम लोग कहते हैं अरे यार ये तो कितना ही बेकार है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। और कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत ही अच्छा रन करती हैं, है कि नहीं। तो उनका भी आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मेन प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका जो आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बढ़िया नहीं होता है। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और इस प्लेटफॉर्म को क्या है ना, बहुत सारे बैंक्स यूज कर सकते हैं, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रख दिया है। देखो बैंक अगर इतना सक्षम है खुद का बनवा रहा है बनाए, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो बैंक्स इस पे जो है इसका यूज कर सकते हैं और अपना खुद का एक बढ़िया आईटी सिस्टम और बना सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपने देखा शेयर्ड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से याद रखिएगा एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे देता है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी कॉस्ट को कम करता है कि आपको अलग से नहीं बनाना है, तो जाहिर बात है कि आप एक जगह आकर के और उसको आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ में और क्या करता है, साथ ही साथ में जो ऑपरेशनल, क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन होने लग जाएंगी, बढ़िया आईटी सिस्टम मिल जाएगा, तो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अपने आप बढ़ने लग जाएगी, तो वो भी सपोर्ट ये बैंक्स को दे रहा होता है। बैंक्स वो भी काम अपना आराम से कर लेती हैं, वहां पे भी इजीनेस के साथ बैंक्स अपने काम को करती हैं। ये सारे के सारे काम इफ्टास करता है। अब जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स जब आप लोग जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, बैंक्स का अपना एक नेटवर्क होता है इन्फिनिट, उस इन्फिनिट नेटवर्क को देखने का काम इफ्टास का रहेगा, ठीक है। बैंक्स क्या करते हैं,
आपस में भी कई बार सेटलमेंट करते हैं कि कुछ पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक तक जा रहे होते हैं। तो ये जो पैसों की सेटलमेंट होती है कि एक बैंक से दूसरे बैंक तक जो पैसे वैसे जा रहे होते हैं, इसको सेटल कराने में भी जो इफ्टा से ये काम करता है, उसमें भी मदद करता है बैंक्स की। फिर जैसे बहुत सारी डेटास है बैंक्स के पास में, तो इन डेटास को कहाँ स्टोर करेंगे? इनका अपना क्लाउड सिस्टम होता है। अब ये जो क्लाउड सिस्टम होता है, उस क्लाउड सिस्टम को भी मैनेज करने में जो इफ्टास है ये मदद करता है आरबीआई की। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम किसके हो जाते हैं? इफ्टास के हो जाते हैं। होपफुली आप लोग अभी तक इफ्टास समझ गए होंगे, है ना? चलो अब जरा हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आरबीआई एच। आरबीआई एच क्या है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? देखो आरबीआई का फुल फॉर्म लिखा हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, क्या है? इट प्रोमोट्स फिनटेक इनोवेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये क्या है इसको जरा हम समझते हैं। सो व्हेन वी डिस्कस दिस आरबीआई एच क्या हो जाता है, देखो ध्यान से। आरबीआई एच इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये भी आरबीआई की एक फुली ओन्ड सब्सिडियरी है। इसको क्यों बनाया गया था? ताकि इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक डेवलपमेंट और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा दे। सो इसको क्यों बनाया गया था? एक सेकेंड ना, सॉरी। ठीक है, ओके। तो इसमें सिंपली क्या था कि ये आप इसके थ्रू ये क्या करना चाहते थे? इनोवेशन को, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। ठीक है, आरबीआई ने इसको अगस्त 2020 में अनाउंस किया था। मार्च 2022 में इसको बना दिया गया था। इसका हेड ऑफिस जो है ये बेंगलुरु में है। तो ये करता क्या है? ये इनोवेशन को बढ़ाता है फाइनेंशियल सेक्टर में। अब आरबीआई, रेबिट और इफ्टास जो है ये सब बैकएंड पे अपने काम को कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआईएच क्या करता है? आरबीआईएच बैंक्स की मदद करता है कि बैंक्स न्यू प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म की मदद से अपने कस्टमर्स को और बेहतर सर्विसेज दे सके। ये काम होता है किसका? आरबीआईएच का। ठीक है, तो आरबीआईएच क्या करता है? ये फॉस्टर करता है इनोवेशन को फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, फॉस्टर इनोवेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। सबसे पहले तो एक ये चीज हो जाती है। दूसरा क्या करता है? फिनटेक इकोसिस्टम को डेवलप करा रहा है। ठीक है, तो जो ये एक और काम करता है ये होता है इट सपोर्ट द फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट। फिनटेक का मतलब होता है जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी होती हैं, जैसे कि तो जैसे कि आप ऐसे समझो, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं ना, फोन पे हो गया या पेटीएम हो गया, जो फाइनेंस का भी काम कर रही हैं और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऐसी जो भी कंपनीज हैं जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर काम कर रही हैं, उनको फिनटेक कंपनीज कहते हैं। तो ये जो है ये सपोर्ट करता है फिनटेक डेवलपमेंट को। ठीक है, इसके अलावा डेवलप करता है सॉल्यूशन जो अंडर सर्व सेक्शन हैं उनके लिए। ठीक है, तो जो ऐसे अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए नए नए सॉल्यूशन लेकर के आता है।
कि भाई यहाँ पे बेहतर तरीके से काम हो सके, कुछ ऐसा करो कि जैसे पेमेंट्स वगैरह को हर एक जगह रिसीव किया जा सके। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ के मर्चेंट्स बहुत अच्छी टेक्निक नहीं पाते हैं, बहुत बारी यहाँ पे लोग जाते हैं भी खरीदने पर इनके पास में सॉल्यूशंस नहीं होते हैं पेमेंट रिसीव करने की, तो उनकी मदद करते हैं। जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं यहाँ पे भी कैसे डिजिटल पेमेंट को हर एक जगह लाना है, इसमें भी मदद करते हैं। तो ये इनोवेशन को फॉस्टर करते हैं। रेबिट साइबर सिक्योरिटी को देखता है, इफ्टास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, और ये इनोवेशन को बढ़ाता है बैंक्स के साथ मिलकर कि बैंक्स अच्छे प्रोडक्ट्स लाएं जिसका उपयोग सभी मिलकर के आराम से कर सकें। तो ये इन तीनों के अपने अलग अलग काम हैं, ठीक है, अपने अलग अलग इनके फंक्शंस जो हैं वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये तीनों ही आप कहोगे टेक्निकल आर्म रिस्पेक्ट में आरबीआई की मदद करते हैं। टेक्निकलिटी, कैसे टेक्निकलिटी और अच्छी कर सकते हैं, कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, इसमें मदद करते हैं। तो अभी तक हमने ये 4 पढ़े हैं, इन चारों को एक बार देख लेते हैं, फिर बीआरबी एंड एमपीएल को आराम से कर रहे होंगे क्योंकि बीआरबी एंड एमपीएल में करेंसी का भी थोड़ा पार्ट आता है, उसको थोड़ा समझना फिर टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसको अपन पहले कर लेते हैं, फिर लास्ट में बीआरबी एंड एमपीएल करेंगे। और उसके बाद ये जो माइंड मैप आप लोगों के लिए मैंने बनाई हुई है, इसको हम लोग जब अभी नोट्स वाले सेक्शन पीपीटी वाले सेक्शन पे लाएंगे तो आपको दिखेगी, अभी आपको थोड़ी सी ब्लर दिख रही होगी, तो वहां पे इसको भी एक बार पूरा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और उसके बाद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने लगा रखे हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया हुआ है रिलेटेड टू आरबीआई, तो ये लास्ट में बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन उसके पहले सब्सिडियरी चारों जो किए हैं वो रिविजन कर लें, बीआरबी एंड एमपीएल कर लें तब, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी में मैंने आपको बताया इसका काम होता है जो भी बैंक्स होते हैं उन बैंक्स के जितने कस्टमर हैं उनके जो अकाउंट खोले गए उस पर इंश्योरेंस देना। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है ये डीआईसीजीसी प्रोवाइड करता है प्रति अकाउंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के खाते में पैसे ही नहीं और बैंक बर्बाद हुआ तो उसको भी 5 लाख मिल गया, नहीं, आपके खाते में जितने पैसे हैं उसके हिसाब से जितना इंश्योरेंस हुआ है वो आपको ये लोग पे आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीआईसीजीसी। बाद में मैंने आपको बताया कि पहले जो है ये था कि 12 पैसे प्रति 100 रुपए रहेंगे, लेकिन बाद में जो है रिस्क बेस्ड प्रीमियम सिस्टम को ले आया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया है 1 अप्रैल 2026 से। और फिर बैंक्स को डिवाइड कर दिया गया ए बी सी डी कैटेगरी में। ए में वो बैंक जिसमें लोएस्ट रिस्क, डी में वो जिसमें हाईएस्ट रिस्क। कितने पैसे प्रति 100 रुपए एसेसिबल डिपॉजिट ये देंगे वो भी मैंने आपको लिखा। मैक्सिमम इंश्योरेंस 5 लाख का देता है और एक बैंक में ज्यादा से ज्यादा एक ही खाते पर देता है। 2 अलग अलग बैंक में किसी के खाते हैं, दोनों बर्बाद हो रहे हैं तो दोनों के एक खाते पे इंश्योरेंस मिल जाएगा। देन हमने पढ़ लिया रेबिट के बारे में। रेबिट बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आईटी रिक्वायरमेंट्स देखता है आरबीआई और उसकी एंटिटीज की। साइबर रेसिलियंस बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक काम आज के समय में ऑनलाइन हो रहा है, तो उस साइबर रेसिलियंस को स्ट्रेंथन करने में रेबिट का ही काम होता है। और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देता है आरबीआई को, आईटी ऑडिट्स करता है कि भाई बैंक जो है वो खुद की साइबर सिक्योरिटी अच्छे किए हैं कि नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इनकी ऑडिटिंग करता है, ये सारे काम भी करता है। देन इफ्टास, तो इफ्टास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट देता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। रिड्यूस करता है टेक्नोलॉजी कॉस्ट को। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने अपना एक पूरा टेक्नोलॉजी का वो बना रखा है, प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसका उपयोग करके बहुत सारे बैंक्स अपने वहां पे और फर्दर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया बैंक का जो क्लाउड सिस्टम है उसको मैनेज करने का काम करता है, इन्फिनिट को यही मैनेज करता है। बैंक जब आपस में कोई लेन देन कर रहे होते हैं, लोगों में आरटीजीएस एनईएफटी की लेन देन होती है तो वो एसएफएमएस हो जाता है, सिक्योर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, उसको भी यही देख रहा होता है। ये सारे हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, एसएफएमएस को आज के समय में कौन ऑपरेट कर रहा है, क्लाउड को कौन ऑपरेट कर रहा है, इन्फिनिट को कौन ऑपरेट कर रहा है, ये सब कुछ इफ्टास कर रहा है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करता है बैंक्स के लिए कि बैंक्स जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रही हैं ये उसको और अच्छा करे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि बैंक्स अच्छी सर्विसेज जो है मतलब आपस में जो कनेक्ट कर रही हैं, जिस नेटवर्क पे काम कर रही हैं वो और स्मूथ और अच्छा हो सके, ठीक है। फिर आरबीआई हमने पढ़ा, आरबीआई का काम है बैंक्स को इनोवेशन देना। अब आप कहोगे मैडम तो ये इफ्टास से अलग कैसे? इफ्टास से अलग ऐसे है कि इफ्टास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, बैंक जिस वेबसाइट पे काम कर रही है, जिस नेटवर्क पे काम कर रही है, आरबीआई में इनोवेशन को बढ़ाता है। इनोवेशन को बढ़ाने का मतलब है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर के आओ जिन प्रोडक्ट से कस्टमर्स आसानी से इंटरेक्ट कर सके। कई बारी बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स की सुविधा जो पेमेंट करने की या जैसे रिसीव करना है, तो ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो मर्चेंट्स होते हैं, लोकल मर्चेंट्स, उनके पास में नहीं होती है, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना मुश्किल होता है। तो वहां पे कैसे उसको डेवलप कराना है,
कैसे उस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज तक बैंक्स की रीच को बढ़ानी है जहां पे अभी नहीं जा पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे बैंक के प्रोडक्ट को और इनोवेटिव बनाना है कि कस्टमर्स से अच्छा इनका हो सके कनेक्शन, ये सब आरबीआईएच देखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीआरबी एनएमपीएल के बारे में कि बीआरबी एनएमपीएल क्या है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम होता है आरबीआई का, और इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हम करेंगे कि क्या है बीआरबी एनएमपीएल, क्यों बनाया गया था और इसकी क्या महत्व है आज के समय में, करेंसी मैनेजमेंट में कैसे इसका हाथ है या आरबीआई का क्या हाथ है, ये सारे के सारे डिस्कशंस अब हम करते हैं। ओके, चलो अब हम लोग अब बढ़ेंगे और इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे अबाउट बीआरबी एनएमपीएल कि बीआरबी एनएमपीएल क्या है। वो एक लास्ट सब्सिडियरी है एंड वंस इट इज डन द चैप्टर विल बी कवर्ड। ठीक है, तो चलो जरा बीआरबी एनएमपीएल को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो जैसे आप देख सकते हो इसका फुल फॉर्म इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरबी एनएमपीएल। अब ये क्या करते हैं, ये इंडियन करेंसी नोट को प्रिंट करते हैं और इनकी 2 प्रेसेस हैं मैसूरू शालबनी में, वहां पे ये इस काम को करते हैं। सिंपली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी तो हमें पता है नोट्स और कॉइन्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, देखो ठीक है, सो वी हैव नोट्स एंड कॉइन्स। जैसे नोट्स हैं तो नोट्स को ना छापा जाता है, जो नोट्स होती हैं नोट्स को छापते हैं, और ये जो छापने का प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं, इस छापने के प्रोसेस को कहते हैं प्रिंटिंग। तो नोट्स की प्रिंटिंग प्रेस पर करते हैं। ठीक है, नोट्स को जो है ना इनकी प्रिंटिंग तो नोट्स की जो है प्रिंटिंग करते हैं और ये कहाँ होती है, प्रिंटिंग प्रेस पर। सिक्कों को आप देखो तो धातु के होते हैं, धातु को पिघलाकर बनाते हैं, इस प्रोसेस को मिंटिंग करना कहते हैं। तो इनकी मिंटिंग हो रही है मिंटिंग प्रेस पर। ठीक है, तो इनकी मिंटिंग करते हैं और ये मिंटिंग प्रेस पर करते हैं। तो नोट्स की प्रिंटिंग प्रेस पर प्रिंटिंग होती है, कॉइन्स की मिंटिंग प्रेस पर मिंटिंग होती है। ठीक है, हमारे देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं और 4 मिंटिंग प्रेस हैं। कहाँ कहाँ पर हैं तो देखो, प्रिंटिंग प्रेस हैं आपके नासिक, मैसूरू, नहीं इसको जरा सही करते हैं, नासिक, देवास, मैसूरू एंड शालबनी। ठीक है, तो ये 4 जगह इनकी प्रिंटिंग करते हैं, नासिक, देवास, मैसूरू एंड शालबनी। इसी तरीके से 4 जगह मिंटिंग प्रेस होते हैं। कहाँ कहाँ पर ये हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं, हाँ तो ये हो जाते हैं आप लोगों के मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। तो ये 4 जगह आपकी प्रिंटिंग प्रेस है और 4 जगह आपकी मिंटिंग प्रेस है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स को छापते हैं, यहाँ पे सिक्कों को बनाते हैं। अभी जो नोट्स की छपाई करते हैं इन 4 जगह में से ना इन दोनों को जो मैनेज किया जाता है ये बीआरबी एनएमपीएल करता है। तो इन दोनों को जब मैनेज करते हैं, मैनेज्ड बाय बीआरबी एनएमपीएल। और वहीं जब हम इनकी बात करते हैं तो इनको मैनेज करता है एसपीएमसीआईएल। ठीक है, सो दीज आर मैनेज्ड बाय एसपीएमसीआईएल। यहां पे मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ एसपीएमसीआईएल का, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन of India Limited. So this is the full form of SPMCIL, Security Printing and Minting Corporation of India Limited. ठीक है, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं इसमें से 2 प्रेस को बीआरबी एनएमपीएल देखता है
और इन दोनों प्रोसेस को SPMCIL देखता है, जो कि एक सरकारी यूनिट है। तो यही BRBNPL जो कि एक सब्सिडियरी RBI का, उसका मेन काम होता है कि मैनेज करता है करेंसी प्रिंटिंग में, RBI की मदद करता है। ठीक है, तो ये तो चलो हमने देख लिया। अच्छा, 1 रुपए की जो नोट है वो सरकार छापती है, उस पर जो है फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है। बाकी जितने भी नोट्स हैं उन सभी को जो है RBI छाप रही होती है सरकार के साथ में, और इस पे RBI के गवर्नर का साइन होता है। सिक्कों को सरकार बनाती है और यहाँ पे RBI का रोल नहीं होता। RBI का रोल होता है इशू करने में, मार्केट में कितना भेजना है। ठीक है, अच्छा एक और भी बात, जो हमारी करेंसी होती है, करेंसी नोट, इस पे 17 लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश होते हैं, इसके अलावा 15 रीजनल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, और ये जो करेंसी नोट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इन करेंसी नोट्स को अगर हम देखें, बनाने का क्या वो है, कहाँ कहाँ पर बनती है, हमने देख लिया। कुछ और जुड़ी हुई बातें हैं वो भी हम करेंगे। अब एक चीज हम सभी लोगों को पता है और बहुत समय से पता है कि कभी भी जो RBI है ये सीधा कस्टमर्स को तो डील नहीं करती है। ठीक है, कभी भी RBI सीधा कस्टमर्स को डील नहीं करती है। RBI क्या करती है, RBI जो है ये बैंक्स होती है, बैंक्स के थ्रू ये कस्टमर्स को डील करती है। तो इट विल नेवर बी डीलिंग कस्टमर्स डायरेक्टली, ये हमेशा इस काम को बैंक के थ्रू करेगी, अकेले कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, नाउ द पॉइंट हियर इज कि जो RBI है, अगर वो नए नोट छाप, मतलब सरकार के साथ में ये पूरे प्रिंटिंग मिंटिंग का काम हो रहा है, तो उसको मार्केट तक कैसे भेजा जाए, क्योंकि आपने छापने को छाप लिया, अब मार्केट में इसकी एंट्री कैसे करानी है, तो मार्केट में इसकी एंट्री RBI बैंक्स की मदद से करता है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी भी बैंक की ब्रांच पे जाओगे तो आप बैंक की ब्रांच में देखना, उनके स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं जहां पे वो लोग जो भी पैसे होते हैं उसको रखते हैं। तो RBI क्या करता है कि इनके जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहीं पर ही RBI भी जो बैंक की ब्रांचेस होती है, अच्छा बैंक की ब्रांच में सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई भी बैंक की जो ऐसी ब्रांच है जो RBI को ज्यादा एक्सेसिबल लग रहा है, जहां से ATM तक पैसे भेजे जा सकते हैं, जहां पे कस्टमर्स का आना जाना है जो भी ईजी है, ऐसे बैंक ब्रांचेस में जो इनका स्ट्रॉन्ग रूम होता है, जहां पे बैंक ब्रांच में कस्टमर्स जाते हैं, पैसे वैसे रखते हैं, तो जो ये कस्टमर्स के मतलब ओवरऑल कलेक्टेड पैसे होते हैं, इसको जहां रख रहे हैं, इसके पास में जो है RBI अपना एक करेंसी चेस्ट रखता है। ठीक है, क्या रखता है, करेंसी चेस्ट। और इस करेंसी चेस्ट के माध्यम में, मतलब आप समझो कि एक ऐसा कमरा या एक ऐसा लॉकर है जहां पे RBI जो है अपनी न्यू प्रिंटेड करेंसी रख रहा है। ठीक है, न्यूली प्रिंटेड नोट्स वगैरह रख रहा है। तो RBI ने नए नोट्स को प्रिंट किया और इसको करेंसी चेस्ट में रख दिया। करेंसी चेस्ट किसी बैंक की ब्रांच में ही रहता है, जहां पे बैंक्स अपने स्ट्रॉन्ग रूम रखते हैं, उसी के बगल में RBI थोड़ी जगह ले लेता है, भाई हमें भी थोड़ी जगह दो, हम भी नए नए नोट छापें, इसको मार्केट तक पहुंचाना है। पहुंचेगा कैसे, RBI बैंक्स को बता देगा कि हमने इसमें कितने पैसे रखे हैं, इसका आप कितना यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि RBI ने अगर बैंक ब्रांचेस में करेंसी चेस्ट रखा है तो बैंक उसको अपने मतलब से काम करे, नहीं, इस पे कंप्लीटली RBI का कंट्रोल होता है। RBI बताता है कि आप इसमें से कितना यूज कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बैंक्स उसको जो है मार्केट तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बैंक तक ही हम और आप कस्टमर जाएंगे और तभी हमें न्यू नोट्स मिलेंगे। दूसरा माध्यम होता है ATM का, तो यहाँ के आसपास की जो ATMs होते हैं वहां पे भी यहाँ से पैसे निकाल करके रखे जाते हैं या डिपॉजिट किए जाते हैं उन ATM में, फिर कस्टमर्स वहां से पैसे निकालते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर कम्स की कल को अगर मान लो किसी बैंक में कुछ हादसा हो जाता है और करेंसी चेस्ट से पैसे वैसे चोरी हो गए, तो उस केस में RBI जो है एक कमिटी बैठाता है, जांच होती है और देखा जाता है कि क्या सीन है। अगर बैंक की गलती पाई गई तो एक्शन लिया जाएगा, नहीं पाई गई तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज करेंसी चेस्ट। इसी तरह से एक और भी चीज होती है जिसको स्मॉल कॉइन डिपो कहते हैं, जिसके माध्यम से RBI स्मॉल कॉइन ऐसे ही बैंक ब्रांचेस के पास खोलता है, वहां से स्मॉल कॉइन को मार्केट तक भेजता है। अब अगर आपको लगे मैडम स्मॉल कॉइन आज के समय में कौन यूज कर रहा है, कौन कॉइन्स का यूज कर रहा है, तो बेटा हमने अभी पढ़ा कि कॉइन्स का यूजेज अब भी है और लगभग 40,000 करोड़ की मात्रा में अब भी, मतलब इतनी अमाउंट में है, देखने में मिल रहा है। 5 के सिक्के सबसे ज्यादा अभी भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कॉइन के यूजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि कॉइन नहीं यूज हो रहा है, कॉइन आज भी लोग यूज कर रहे हैं, तभी तो मार्केट में इतना है। कैश भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ा था कि कैश का यूजेस तो पहले से बढ़ भी गया, अभी थोड़ा मतलब ज्यादा मार्केट में आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है, हाँ हम लोग अपनी तरफ से जो कर रहे हैं लगता है कि यही हो रहा है, लेकिन मार्केट में और भी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट करेंसी चेस्ट एंड स्मॉल कॉइन डिपो, जो हमने बातें कर ली यहाँ पर। इसके अलावा थोड़ी बहुत और बातें भी हो जाती हैं, जैसे कुछ अलग अलग तरीके के नोट्स होते हैं। एक होता है सॉइल नोट। सॉइल नोट का मतलब होता है एक ऐसा नोट जिसका बहुत बारी प्रयोग किया गया है और कई बारी प्रयोग करने की वजह से इसका क्वालिटी खराब हो गया है, डैमेज्ड हो गई है, वॉर्न आउट हो गई है।
तो ऐसे जो नोट्स होती हैं जो फ्रीक्वेंट यूज करने की वजह से जिनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाती है, उनको सॉइल्ड नोट्स कहते हैं। कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो दो अलग अलग टुकड़े होते हैं, उनको एक लेके सेलो टेप लगा दिया, दोज आर म्यूटिलेटेड नोट्स। और फिर होते हैं काउंटरफीट नोट्स जो फेक नोट्स हो जाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के नोट्स होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंगे जो रिलेटेड है करेंसी से। ठीक है, तो चलो एक बार इनको कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस related to currency। ये सारे के सारे आरबीआई एक्ट के सेक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज हो जाती है सेक्शन 22। ठीक है, इसका जो सबसे पहला हो जाता है, ये सबका सब आरबीआई एक्ट 1934 की बात हो रही है। सबसे पहला है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है करेंसी को हमारे देश में, और कोई नहीं। ठीक है, सो आरबीआई हैज द sole right to issue करेंसी। तो हमारे देश के अंदर जो करेंसी इशुएंस है ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास में है, और किसी के पास में ये अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला हो जाता है इनका सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या है बेटा? तो सेक्शन 23 में है कि आरबीआई को इशू करने के लिए एक इशू डिपार्टमेंट रखना होगा। तो करेंसी इशुएंस की जो भी मैनेजमेंट है ये एक सेपरेट इशू डिपार्टमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, करेंसी मैनेजमेंट should be done through a separate issue department। तो ये बेसिकली एक इशू डिपार्टमेंट के बारे में बोलता है कि एक इशू डिपार्टमेंट होना चाहिए हमेशा। ठीक है, सो इट शुड बी डन थ्रू अ सेपरेट इशू डिपार्टमेंट। अगला क्या है? अगला है सेक्शन 24। सेक्शन 24 जो है ये डिनोमिनेशन के बारे में कहता है कि कौन कौन से डिनोमिनेशन की नोट्स हमारे देश में आ सकती हैं, और सबसे बड़ी अभी तक जो नोट आई है या आ सकती है वो है 10,000 की। ठीक है, सो Section 24 talks about the denomination of notes। ठीक है, नेक्स्ट कम सेक्शन 25। सेक्शन 25 में होता है किस फॉर्म का नोट, कौन सा डिजाइन, मटेरियल क्या है, इसको अप्रूवल देगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई रिकमेंडेशन। ठीक है, तो सेक्शन 25 इसमें क्या है? फॉर्म, डिजाइन एंड मटेरियल ऑफ नोट्स to be approved by central government on recommendation of RBI। तो RBI की जो रिकमेंडेशन होगी उस पे ये अपनी तरफ से अप्रूवल देंगे। ठीक है, तो एक ये चीज हो जाती है। अगला क्या हो जाता है? अगला हो जाता है बेटा सेक्शन 26। जो सेक्शन 26 है ये लीगल टेंडर कैरेक्टर के बारे में बताता है कि जो भी बैंक नोट है वो लीगल टेंडर है। ठीक है, ये उसके बारे में बताता है। तो सिंपली सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट लीगल टेंडर कैरेक्टर। ठीक है, तो एक ये बात हो गई।
अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 री इशू के बारे में बताता है कि आरबीआई मे री इशू नोट्स दैट आर नॉट एक्सेसिवली डैमेज्ड। तो ये होता है सेक्शन 28। इट टॉक्स अबाउट द री इशू ऑफ नोट्स, कि अगर कोई भी जो नोट है वो एक्सेसिवली डैमेज नहीं हुई है तो आरबीआई उसको क्या कर सकता है, री इशू कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 39, ऑब्लिगेशन टू सप्लाई नोट्स एंड कॉइन्स। आरबीआई सप्लाई करेगा करेंसी एंड कॉइन टू पब्लिक थ्रू बैंक्स। ठीक है, ये सेक्शन 39 को भी याद रखिएगा। आरबीआई ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि आरबीआई सप्लाइज करेंसी एंड कॉइन टू पब्लिक थ्रू बैंक्स। ठीक है, आरबीआई सप्लाइज करेंसी एंड कॉइन्स टू पब्लिक थ्रू बैंक्स। ठीक है, तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एग्जामिनेशन स्पेसिफिक, एग्जाम के लिए याद करने के लिए, जो आपको पता होनी चाहिए। और ये हो गई हमारी सारी की सारी सब्सिडियरीज वी हैव डन अबाउट द बीआरबी एनएमपीएल एज वेल। ठीक है, अब एक बारी अगर हम इस पूरे के पूरे मुद्दे को समरी से समझें, जो हमारी 1 सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ हाँ, सब पीडीएफ है यार, पीपीटी नहीं है शायद से। पीडीएफ में ही है जहाँ तक, लेकिन जहाँ तक इस पे आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा जो डाउनलोडेड वर्जन है, हाँ इस पे आपको शायद से ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। तो हमने पढ़ लिया आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। एस्टैब्लिश हुआ 1934 में, 1 अप्रैल 1935 में। पहले कोलकाता में था, फिर इसके हेड ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में इन द ईयर 1937। ठीक है, ओके तो एक तो ये हमने देख लिया कि 1937 में शिफ्ट कर दिया गया था, इसको बनाया गया था हिल्टन यंग कमीशन के कहने के अनुसार। फिर दूसरा हमने देखा इसकी प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव की इशू करेगा बैंक नोट्स को और रिजर्व्स रखेगा ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमने देखा गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, डायरेक्टर्स जिनको केंद्र सरकार नामित करके ला रही है, ऐसे 10 लोग होते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स 2 होते हैं और डायरेक्टर जो लोकल बोर्ड से होते हैं 4 होते हैं। जो टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं 4 इयर्स के होते हैं। जनरल सुपरिटेंडेंट्स और आरबीआई की जो भी डायरेक्शन होती है उसके अनुसार काम करते हैं। लोकल बोर्ड्स में हमने देखा कि लोकल बोर्ड इनकी 4 जगह, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। सभी लोकल बोर्ड के 5 सदस्य हैं। इनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है 4 साल के लिए। ये सेंट्रल बोर्ड को रीजनल इश्यूज बताते हैं, बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक, इंडिजिनियस बैंक और लोकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में। इसके अलावा जो है हमने देख लिया फंक्शंस आरबीआई के। तो फंक्शंस में हमने देखा मॉनेटरी अथॉरिटी है इनके पास में, इशूअर ऑफ करेंसी है, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके बारे में हमने देखा। फिर कुछ ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स को हमने देखा। तो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में जो है आरबीआई एकेडमी, आरबीआई रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स एंड आईडीआरबीटी। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ में हमने जो है इनकी कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस देख ली जो कि फंडेड की गई हैं, जैसे कि कैफराल सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग पूरी तरह से फंडेड है आरबीआई के द्वारा। आईजीआईडीआर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, पूरी तरह से फंडेड है आरबीआई के द्वारा। एनआईबीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पूरी तरह से अगेन फंडेड है आरबीआई, सॉरी मेंबर इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई इज मेंबर इंस्टीट्यूशन हियर। फिर आईआईबीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इसको स्पॉन्सर किया जाता है आरबीआई और बैंक्स के द्वारा। ठीक है, आरबीआई की सब्सिडीज, तो आरबीआई की सब्सिडीज में डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, सभी अकाउंट्स पे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड, 1995 में आई है ये प्रोसेस मैनेज करता है।
मैसूर और शालबनी में रेबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई की साइबर सिक्योरिटी आईटी सिस्टम्स को देखता है। इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लीड सर्विसेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देता है बैंकिंग सेक्टर को। आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब प्रमोट करता है फिनटेक इनोवेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को। ओके देन अगर हम क्विक फैक्ट्स देख ले तो पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। करेंसी सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, मिनिमम रिजर्व 200 करोड़, 115 गोल्ड में, 85 करोड़ फॉरेक्स में। नोट इशू एक्सेप्ट रुपी 1 एंड कॉइंस, रुपी 1 और कॉइन के अलावा सारी की सारी चीजें आरबीआई ही करता है। फॉरेक्स मैनेजमेंट फेमा के अंतर्गत किया जाता है। 1999 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में आई है। बैंकर टू बैंक आरबीआई है। डिपॉजिटर इंश्योरेंस एजेंसी डीआईसीजीसी। ठीक है, नाउ अच्छा एक टर्म होता है सिग्नोरेज। सिग्नोरेज का मतलब होता है कि किसी नोट की क्या वैल्यू है और उसको छापने में कितना लगा है। तो जैसे मान लीजिए आरबीआई ने 200 की नोट को छापा, इस 200 की नोट को छापने में खर्चा है 5 रुपए का और उसकी फेस वैल्यू तो 200 की हुई, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको सिग्नोरेज कहते हैं, SEIGNORAGE। तो एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जाते हैं आपसे। तो आरबीआई किस ईयर में आरबीआई स्टैब्लिश किया गया है, किस एक्ट के अंतर्गत? तो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ है? आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। अगला है आरबीआई को इनिशियली कब स्टैब्लिश किया गया था? इनिशियली क्या स्टैब्लिश हुआ ये 1935 में। कौन अपॉइंट करते हैं? जो भी अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑन कमिटी होती है वही इनको अपॉइंट कर रही होती है। कितने लोकल बोर्ड्स आरबीआई के अंदर हो जाते हैं? तो आरबीआई के अंदर कुल 4 लोकल बोर्ड्स हैं। कौन सी आरबीआई सब्सिडियरी प्रिंट करती है करेंसी? कौन करता है? BRB NMPL ये करेंसी प्रिंट करती है। कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस? तो ये कौन करता है? DICGC। व्हाट इज द मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट अंडर MRS? कितना होता है? 200 करोड़ का। ठीक है, 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेक्स। कौन सा एक्ट गवर्न करता है फॉरेक्स मैनेजमेंट को? पेमा 1999। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फिर कौन सी बॉडी फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को? अगेन आरबीआई और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। कौन से इंस्टीट्यूशन फुली फंडेड है? तो फुली फंडेड में हम लोगों ने देख लिया, कैफराल था, IGIDR था, ये फुली फंडेड थी। ठीक है, सो दिस इज इट, ये हमारा आरबीआई कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस कर सकते हो। मेरी क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी। सुबह 6:30 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जैसे ये हमारी कल की क्लास है। तो आपको जाके यूट्यूब पे क्या लिखना होगा, करंट अफेयर्स बैंकिंग वाला या करंट अफेयर्स बाई सुष्मिता मैम आप लिखो और आपको मेरी क्लास जो है यहाँ पर बराबर मिल जाएगी। आप जैसे देख सकते हो ये हमारी आज की क्लास है, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब कुछ बताया जाता है। तो आप इस क्लास में मुझे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और अच्छी कर सकते हो। ठीक है, एनीवे चलो फिर मुलाकात करेंगे। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा और सभी लोग मुझे ये भी बताएंगे कि हमारे देश में सबसे पहली प्रिंटिंग और मिंटिंग करेंसी कौन सी, प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ पर खुली थी। हम ऐसे और भी वन शॉट बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को एक बारी में आसानी से सब कुछ मिल जाए। फिर मुलाकात करेंगे। आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और अगर आपको अच्छी लगी हुई सेशन तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।